So hello and welcome, dear aspirants. How are you all? I hope you all are fine and your preparation is going very well. Myself Dhrumesh Kumar Chavda and currently I am a PhD scholar at the Division of Fruits and Horticulture Technology at IRI New Delhi. सो बेसिकली ये जो क्लास है ये JRF, SRF और नेट एस्पिरेंट्स के लिए है, सभी के लिए ये काम आएगा, चाहे आप हॉर्टिकल्चर से JRF कर रहे हो, SRF फ्रूट साइंस या नेट फ्रूट साइंस के लिए कर रहे हो। बेसिकली बहुत सारे एस्पेक्ट्स है रिलेटेड टू द JRF, SRF और नेट, जहाँ पे कुछ कुछ फ्रूट क्रॉप ऐसे होते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे उसका टेक्सोनॉमी हो, उसका ओरिजिन हो, उसका प्रोपेगेशन हो, उसका पोस्ट अरेस्ट हो, ईच एंड एवरीथिंग। वो जो कुछ फ्रूट क्रॉप होते हैं उसकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मायने रखती है। जैसे कि आप ट्रॉपिकल्स में देख लो, मैंगो, सिट्रस, ग्रेप्स, ओके, देन पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सब ट्रॉपिकल दैट इज लीची। टेम्परेट फ्रूट्स आर वेरी वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनी ऑफ द हॉर्टिकल्चर एग्जाम्स। टेम्परेट फ्रूट हमेशा के हमेशा आपको पूछे ही जाएंगे, चाहे उनकी टेक्सोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे उनका ओरिजिन हो, चाहे उनका प्रोपेगेशन हो, चाहे उनका स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, हार्वेस्टिंग हो, ईच एंड एवरी thing related to the temperate fruit crop, that is very important. So today we will discuss regarding one of the very premier fruit crop of the world, and that is, you all know, apple. No doubt that is the king of temperate fruit crop. एप्पल आप सबने देखा है, आप सबने खाया भी है, कहीं ना कहीं पे वाइड वेरिएशन है, वाइड डाइवर्सिटी है, बट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द एप्पल ओरिजिन एंड द हिस्ट्री एंड सम ऑफ द टेक्सोनॉमी एंड सम रिलेटेड पॉइंट्स रिगार्डिंग द एप्पल, कि कैसे एप्पल जो है ओरिजिन हुआ, कैसे उसकी जो डिफरेंट स्पीशीज है वो ओरिजिन हुई। उसके बाद वन ऑफ द बेसिकली थिंग्स दैट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। देखो, एप्पल समझने से पहले मैं ये कहता हूँ कि हमेशा, जो पहले भी मेरी डेमो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट या कोई क्रॉप पढ़ना है तो बेसिकली उसका ना एक पेरीफेरी में घूमना है, उसको ऑर्बिट में आपको घूमना चाहिए। तो ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बेसिकली इफ एनी क्रॉप, तो कहाँ ही कहीं पे कोई एस्पेक्ट है तो वो हमेशा किसी ना किसी से लिंक करता है। लाइक एप्पल का ओरिजिन अगर जानना है तो आपको जियोग्राफी थोड़ी समझनी पड़ेगी, कैसे कौन से ऐसे बेसिकली पर्टिकुलर जो कंट्रीज है, कौन से रीजन्स है जहाँ से एप्पल जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। अदर थिंग इज दैट कि एप्पल का ओरिजिन है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगा, बट बेसिकली जो एप्पल हमारा डाइवर्स हुआ है, लाइक फ्रॉम द डाइवर्ट, बेसिकली वी कैन से द डाइवर्ट स्पीशीज। ठीक है, डाइवर्ट स्पीशीज है, बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज है, वो स्पीशीज के कॉम्प्लेक्स से जो है वो एप्पल का ओरिजिन हुआ है। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ वी शुड गो टू द रूट्स, उसके हमेशा रूट्स में जाना चाहिए। द ट्रू नॉलेज ऑलवेज लाइज इन द रूट्स। जो हमेशा जो ट्रू नॉलेज होती है वो कहाँ होती है, वो रूट्स में होती है। तो बेसिकली वी विल सी रिगार्डिंग द ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी बेसिक्स। सो आपके जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तभी जो है आप वो ऊपर के लेवल पे जा पाओगे। तो आज की क्लास जो रहेगी वो उसी पेरीफेरी में घूमेगी कि एप्पल जो है वो कैसे ओरिजिन हुआ है, कैसे वो जो डिसेमिनेट हुआ है दुनिया के हर एक पार्ट में, जो है वो एप्पल कैसे गया है। इंडिया में एप्पल आया तो इंडिया में एप्पल कैसा है, क्या क्या इंट्रोडक्शन हुआ है एप्पल से रिलेटेड, कौन से इंट्रोडक्शन हुए। दूसरी बात है, एट द वर्ल्ड लेवल व्हाट इज द थिंग रिलेटेड टू द एप्पल एंड व्हाई इट इज सच अ डेलिकेट फ्रूट क्रॉप। सो बहुत सारी रीजन है। वन ऑफ द प्राइम रीजन ये है कि एप्पल को आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हो। दूसरी बात, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी मच लोअर इन केस ऑफ एप्पल। अनदर थिंग इज दैट कि उसका टेस्ट, टेक्सचर, डेलिकेसी एंड उसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होना, दैट वाज द वेरी वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि नॉट जस्ट नाउ, फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स एप्पल जो है वो चाइना से लेके आपका यूरोप तक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन था। वो कैसे था वो भी हम आगे देखेंगे। तो आज का जो क्लास है डियर एस्पिरेंट्स, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। एप्पल से काफ़ी सारे फैक्ट्स है, काफ़ी सारी हिस्ट्री भी है और काफ़ी सारी टेक्सोनॉमी भी है, जिसको हम आज क्लियर करेंगे। सो आई होप यू ऑल आर रेडी, सो लेट्स गो। सो बेसिकली एज यू ऑल नो, एप्पल ओके, आप सभी को पता है माइलस डोमेस्टिका, राइट, फ्रॉम द फैमिली रोजेसी, और सब फैमिली है उसकी पोमोइडी। बट द थिंग इज कि हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए वाई वी ऑलवेज राइट दैट इज क्रॉस साइन हियर, दैट इज नॉट द एक्स, दैट इज द क्रॉस। माइलस क्रॉस डोमेस्टिका, और ये व्हाट इज द थिंग रिलेटेड टू द बुक। सो अकॉर्डिंगली जब हम बात करेंगे कि मैलस डोमेस्टिका, जैसे हमने पहले भी कहा है, वो कोई सिंगल स्पीशीज से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, राइट। सो मैलस डोमेस्टिका, दैट थिंग इज दैट बहुत सारी स्पीशीज का कॉम्प्लेक्स है जिसके क्रॉस हुए, क्रॉस के बाद फिर से वेरिएशन हुआ, फिर से कहीं ना कहीं पे कोई इवोल्यूशन हुआ होगा। सो दैट इज द बेसिक थिंग। जैसे सिट्रस में भी हमने डेमो क्लास में कहा है आगे कि सिट्रस भी जो है वो ऐसे ओरिजिनेट हुआ है कि दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, किसी ना किसी क्रॉस हुआ फिर वेरिएशन आया। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एप्पल कि वहाँ पे भी इट इज एबल टू प्रोड्यूस द डाइवर्स, ओके, वो वेरिएशन को प्रोड्यूस करता है। तो जो क्रॉप जितना वाइड वेरिएशन प्रोड्यूस कर सकता है तो उसकी जो स्पीशीज होती है उसमें वेरिएशन होना, चाहे
तो उसके जो प्रोजेनी आएगी उसमें वेरिएशन होगा. सो दैट विल लीड टू द न्यू डाइवर्सिटी. सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. सो दैट्स वाई फ्रूट क्रॉप जो है हाईली हेट्रोजाइगस इन नेचर है, बहुत डाइवर्स भी है. सो दैट इज द फंडामेंटल थिंग कि दैट्स वाई द फ्रूट क्रॉप आर वेरी वेरी मच effective for the breeding purpose to provide the generation or for the variation purpose. So basically जो हमारा डोमेस्टिका है वो बहुत सारी स्पीशीज़ का क्रॉस हुआ, बहुत सारी नहीं, अभी कौन सी है, वी विल कंसिडर दैट ऑल्सो. तो डिफरेंट स्पीशीज़ का क्रॉस हुआ, फिर वहीं से कुछ वेरिएशन हुआ होगा, फिर वहाँ से जो है एप्पल की जो है आया है, जो आपका अभी जो कैसे कल्टिवेटेड एप्पल जो है वहाँ से आया. सो दैट्स वाई जब भी हम टेक्सोनॉमी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे क्रॉस का सिग्नेचर लिखना चाहिए, बिकॉज दैट हैव डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट जो वाइल्ड स्पीशीज है उसके क्रॉस से आया. सो वी विल एड द क्रॉस साइन. नाउ व्हाई इट इज बोर्क, दैट इज वेरी वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि SRF 2025 में ये चीज़ पूछी गई थी. ओके, सो दैट इज वाई बोर्क, एज यू ऑल नो, बिकॉज ऑफ द बोर्कहाउसेन. तो बोर्कहाउसेन नाम का जो साइंटिस्ट थे, तो बोर्कहाउसेन नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने जो है एप्पल को रीक्लासीफाई किया. ओके, और अर्लियर इट वाज मैलस प्यूमिला भी कहा जाता था, पायरस मैलस भी कहा जाता था, और अलग अलग जो है वो सब ने अपने अपने ओपिनियंस दिए थे, हाइपोथेटिकली उन्होंने नाम लिया था. बट बोर्कहाउसेन ने क्या किया कि एक वन ऑफ द रॉबस्ट नोमेनक्लेचर को क्लासीफाई किया और उसके बाद उसको रीक्लासीफाई किया कि दैट शुड बी मैलस डोमेस्टिका, नथिंग एल्स देन दैट. ठीक है, बोर्कहाउसेन. सो दैट्स वाई दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए एप्पल की टेक्सोनॉमी के बारे में. ओके, सो कमिंग टू द, जैसे मैंने कहा, जितने आपके जो है, देखो, अब फ्रूट साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ ऑब्वियसली पता ही होनी चाहिए कि जो आपका फ्रूट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपको बहुत वेट करना पड़ता है टू गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट. बट द थिंग इज द ट्रू नॉलेज ऑलवेज लाइज इन द रूट्स. ठीक है, जितने आपके जो है वो रूट्स स्ट्रांग हो गए, तो यही कहता हूँ, जितने आपके रूट स्ट्रॉन्गर होंगे उतने ही आपका फ्रूटफुल रिजल्ट होगा. तो रूट स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, जितने बेसिक्स है दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर. क्लियर तो होने चाहिए बट इट शुड बी द क्रिस्टल क्लियर. एक से एक चीज़ वो बेसिक्स की आपको क्लियर होनी चाहिए. सो दैट्स वाई जितने भी आपके बेसिक्स है उसको आप जो है हमेशा पॉलिश किया करो, हमेशा उसको क्लियर रखा करो. सो दैट ऑब्वियसली जो अल्टीमेट थिंग्स है वो आपको पता चली जाएगी. ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कि एप्पल के ओरिजिन. तो चलो फिर से हम रूट्स पे जाते हैं. लाइक जैसे मैंने कहा कि द ट्रू नॉलेज जो है वो रूट्स में होती है, तो हम एप्पल के रूट्स पे जाते हैं. वाई रूट्स, मतलब मॉर्फोलॉजिकली वाले रूट्स नहीं, ट्रेस बैक करते हैं टू द हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ी सी जियोग्राफी. दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द ओरिजिन ऑफ द एप्पल. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो एप्पल का कोई सिंगल सेंटर ऑफ ओरिजिन नहीं कह सकते. नो डाउट जो कजाकिस्तान रीजन है, कजाकिस्तान हो गया, या तो हम कह सकते हैं सेंट्रल एशिया, या तो एशिया माइनर. सो दोज आर द डिफरेंट थिंग, बट पूरा का पूरा ना एक ट्रैक है. तो पूरा का पूरा ट्रैक है, वहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड स्पीशीज़ थी, जो वाइल्ड स्पीशीज़ वहाँ से क्रॉस हुई, ओरिजिनेट हुई, नेचुरली क्रॉसिंग हुआ, और बर्ड्स या एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटी की तरह वो जो सीड डिस्पर्स हुए, फिर जो है कैसे हुआ वो भी हम आगे देखेंगे. बट द थिंग इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है वो कॉकेसस रीजन, ओके, कॉकेशिया, अर्लियर दैट वाज कॉल्ड द कॉकेशिया, कॉकेसस रीजन है वहाँ पे. ओके, नियर गिलान इन तुर्किस्तान एंड डोमेस्टिकेटेड बाय फिर ग्रीक्स और रोमन्स. ऑब्वियसली दैट इज वेरी वन ऑफ द एंशिएंट क्रॉप. एप्पल कोई आजकल का क्रॉप नहीं है, दैट इज वेरी वेरी. आप ग्रीक लिटरेचर्स देख लो, रोमन लिटरेचर्स देख लो, अर्लियर जितने भी हमारे एंशिएंट लिटरेचर्स है, ठीक है, वहाँ पे भी एप्पल का कहीं ना कहीं पे आपको जिक्र मिल ही जाएगा. ओके, एज अ ट्रैवल एंड इन्वेजन्स, ठीक है. ओके, इन द केस ऑफ फ्रांस, इंग्लैंड, देन सिल्क रूट. नाउ दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपको याद रखनी है क्या, कि सिल्क रूट. सिल्क रूट या सिल्क रोड जो कहा जाता है अर्लियर, सो दैट हैज प्लेड अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड मेजर रोल फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ एप्पल, बट नॉट जस्ट एप्पल, एज वेल एज ईच एंड एवरी टेम्परेट क्रॉप्स. जो यूरोप से होते थे यूरोप से आए, चाइना से होते थे चाइना से गए. अब आप सोचोगे व्हाट इज द सिल्क रूट. तो सिल्क रूट क्या होता है बेसिकली, नाउ वी विल सी दैट इज द सिल्क रूट. अब क्या होता था, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर समवेयर इन द एंड ऑफ द चाइना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है वो सिल्क रूट था. सो इन केस ऑफ अर्लियर टाइम्स क्या होता था, पीपल यूज टू ट्रेड. ऑब्वियसली जैसे सी, जो हमारा सी है, ओशन है, तो वहाँ कैसे जहाज से आना जाना, उसकी खोज तब तक नहीं हुई थी, या लोग उतना जाना नहीं चाहते थे. सो बेसिकली द लैंड इज ऑलवेज कनेक्टेड, एज यू सी कि यूरोप और एशिया ऑलवेज कनेक्टेड विद द लैंड्स. सो बेसिकली क्या होता था कि यहाँ से जो है वो यूरोप तक जो है वो ट्रेड होता था. लोग अपने जानवर है उसको ट्रेड करते थे, अपनी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रॉम द चाइना टू यूरोप, फ्रॉम यूरोप टू चाइना. तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें थी उसका ट्रेड होता था बेसिकली. सो दे यूज टू डिस्पर्स. ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे कोई 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 एप्पल की स्पीशीज़ है यहाँ पे भी थी, तो जहाँ पे भी जो फ्रूट्स है
मान लो कि आपका पीच हो गया, ठीक है, एप्रिकॉट हो गया, तो चाइना में बहुत अच्छे से होता था। तो जितने भी ट्रेडर्स थे वो यहाँ से यहाँ ले जाते थे, और यूरोप में जो फ्रूट्स होते थे वो यहाँ से यहाँ तक डिस्पर्स होते थे। तो बेसिकली हमारा हिमालयास भी है कि जहाँ से थोड़ा सा उसका ट्रैक वो हिमालय से होके भी जाता था। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो ये जो हमारा सिल्क रूट है, ठीक है, अब उसमें पर्शिया भी आ गया, ओके, उसमें अरेबिया भी आ गया, उसमें यूरोप भी आ गया, रोमन एम्पायर अर्लियर दैट वाज टाइम, एट द टाइम ऑफ द रोमन एम्पायर जो सिल्क रूट था वो बहुत प्रोमिनेंट था। तो जितने भी हम कह सकते हैं कि जितने भी फ्रूट्स थे वहाँ से डिसेमिनेट हुए थे थ्रू द ट्रेड, ट्रेड भी कह सकते हो, थ्रू द एनिमल्स ग्रेजिंग भी कह सकते हो, थ्रू द बर्ड्स भी कह सकते हो। सो दैट इज अ थिंग जो हमारा सिल्क रूट है, चाहे वो फ्रूट से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉमोडिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड हो, तो वहाँ से वो जो ट्रेड का वन ऑफ द वेरी वेरी मेजर ट्रैक था कि जहाँ से जो है वो डिस्पर्स हुआ। तो एप्पल का इसमें क्या रोल है? तो यहाँ पे जो एप्पल की काफ़ी सारी स्पीशीज, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से जो है कंसंट्रेशन बहुत था। सम ऑफ द स्पीशीज वाज ओरिजिनेटेड हियर, कुछ कुछ स्पीशीज का ओरिजिन यहाँ पे भी था, कुछ कुछ यहाँ से ओरिजिनेटेड हुई थी, कुछ यहाँ से। यहाँ तो मेन है सेंटर ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एप्पल की जो स्पीशीज डाइवर्सिटी थी उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था। तो ऑब्वियसली कोई भी जो ट्रेडर होगा यहाँ से यहाँ ले जाएगा, यहाँ से यहाँ ले जाएगा। नॉट जस्ट द ट्रेडर, ट्रेडर के साथ साथ क्या होगा, एनिमल्स भी जाएंगे, नो डाउट नेचुरली बर्ड्स भी है। तो कहीं ना कहीं पे उसका पॉलिनेशन जो हो गया, क्रॉसिंग हो गया। अब यहाँ से यहाँ ले गए तो यहाँ पे किसी ने सीड फेंक दिया खा के, या तो सीड फिर नेचुरली ग्रो हुआ। सो ऐसे ऐसे करके वहाँ के पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पे वो जो है वो उसका वी कैन से कि डिसमिनेशन हुआ है एप्पल का और डिफरेंट स्पीशीज का बेसिकली। सो दैट इज द थिंग। फिर क्या हुआ बेसिकली, व्हेन वी विल सी कि जब हम अर्लियर इंट्रोग्रेशंस करेंगे तो मैलस सिल्वेस्ट्रिस का भी कहीं ना कहीं रोल है, मैलस साइवर्सी का भी रोल है, कहीं ना कहीं पे साइबोर्डी का भी रोल है। सो वी विल सी फर्दर। ओके, मालस साइवर्स ने बहुत सारा एप्पल डोमेस्टिकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अनदर थिंग इज दैट कि जब सिल्क रोड की बात अगर हम कर ही रहे, तो सिल्क रोड में जब एंशियंट स्टडीज हुई थी तो वहाँ पे ये भी पता चला कि बेसिकली वहाँ पे मालस बकाटा, ठीक है, कॉकेशियन रीजन के आसपास जो है मालस ओरिएंटलिस, और यूरोप में मालस सिल्वेस्ट्रिस। तो कहीं ना कहीं पे ये जो रीजन्स थे यूरोप में सिल्वेस्ट्रिस के जो पौधे उस टाइम पे पाए गए थे, इवन 5000 ईयर्स बैक की, वहाँ पे जो रूट्स ट्रेस बैक करेंगे आर्कियोलॉजिकल स्टडीज से, तो ये पता चला कि यूरोप में जो है हमारा सिल्वेस्ट्रिस भी थे, उसके भी रेसिड्यू है, मालस बकाटा के भी है, कॉकेशिया के आसपास ओरिएंटलिस की भी है। तो हमें ये बताता है कि उस टाइम पे भी जो है रिच डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज एप्पल की थी अक्रॉस द यूरोप, अक्रॉस द पर्शिया, और यू कैन से द चाइना। सो एशिया और यूरोप पूरा कवर करके रखा था, वो भी एप्पल की अलग अलग स्पीशीज ने। डोमेस्टिका हालांकि उस टाइम पे नहीं था, फिर भी जो डिफरेंट स्पीशीज थी उसने कहीं ना कहीं पे पूरा ट्रैक कवर करके रखा था। ऑब्वियसली अगर उन्होंने ट्रैक कवर करके रखा है तो कहीं ना कहीं पे उनका क्रॉसिंग होगा, बिकॉज एप्पल इज फ्रीली able to the hybridize which each other. So that is the thing. तो एप्पल जो है अच्छे से हाइब्रिडाइज कर सकता है, फाइन। सो दैट्स उसका जो क्रॉसिंग हुआ होगा कहीं ना कहीं पे, कैसे चीज़ें वो नई डेवलप हुई, जैसे मैंने कहा वेरिएशन बहुत देता है। तो क्रॉसिंग हुआ होगा कहीं ना कहीं, कोई और स्पीशीज आई फिर से उसका क्रॉसिंग हुआ। अब हमारी मेन बात है कि डोमेस्टिका कैसे आया, फिर वो भी हम आगे देखते हैं। सो फर्स्ट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब भी हम बात करेंगे टू द ओरिजिन ऑफ द एप्पल। तो देखो, सिल्क रूट की बात करें, सिल्क रूट कहीं ना कहीं यहाँ चाइना के एंड से शुरू होता था, राइट, चाइना के एंड से शुरू होते हुए यहाँ से यहाँ तक और पूरा यूरोप में जाता था। तो जो भी व्यापारी अपना ट्रेड करते थे, ठीक है, अपना सामान ले जाते थे, चाहे वो कोई कॉमोडिटी हो, चाहे कपड़ा हो, कोई भी चाइना की फेमस आइटम हो, या तो फिर यूरोप की अच्छी चीज़ हो, वो यहाँ से यहाँ उसको क्या ट्रेड किया जाता था, ठीक है, उसका व्यापार किया जाता था। तो उसके साथ साथ काफ़ी सारी फ्रूट्स भी थे जो यहाँ से यहाँ जो है डिसमिनेशन होते थे। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कुछ कुछ स्पीशीज जैसे साइवर्सी, ओके, तो दैट इज द थिंग कि साइवर्सी का यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन था, कजाकिस्तान में भी था, ओके। देन एशियाटिका, ओरिएंटलिस, कॉकेशियन रीजन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी नेट एग्जाम में पूछा है कि कॉकेशिया के आसपास कौन सी ऐसी स्पीशीज थी जो प्रोमिनेंटली पाई जाती थी, दैट वाज द ओरिएंटलिस। और नेट एग्जाम में हमेशा या एसआर में पूछा जाता है जो आपका सिल्वेस्ट्रिस है वो यूरोपीय है। तो सिल्वेस्ट्रिस बेसिकली यूरोप के आसपास से ओरिजिनेटेड हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका इसका जो डिसेमिनेशन हुआ, आपस में क्रॉसिंग हुआ, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं पे आपका आया मालस डोमेस्टिका। सो वो भी हम आगे देखते हैं। बट बेसिकली यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो है वो कितनी सारी स्पीशीज जो होती है वो जो है उन्होंने डिराइव किया है एप्पल को। कोई सिंगल प्रोजिनेटर हम उसको नहीं कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज देर आर द मैनी स्पीशीज जिनका रोल है, मैनी स्पीशीज जिनके साथ हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, कहीं ना कहीं पे क्रॉसिंग हुआ है, उसके बाद जो नया वेरिएशन आया है उसमें से फिर जाके वो एप्पल आया है। सो वी विल सी फर्दर एज वेल, ठीक है। सो टियान शान माउंट रीजन्स, सो ये हमेशा याद रखना कि और अगर प्रॉब्लली कहा जाए तो हेवनली टियान शान माउंटेन्स, तो टियान शान माउंटेन रीजन्स था, तो वहाँ पे मालस साइवर्सी की जो है वो बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती थी,
ठीक है, और बेसिकली दैट इज द स्पीशीज, बहुत सारी वेराइटीज थी। फॉर द मैलस साइवर्सी के लिए कजाकिस्तान और टियानशान माउंटेन रेंज थे, तो वहाँ पे साइवर्सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। सो इन केस ऑफ द साइवर्सी क्या हुआ, दैट वाज फ्रीली एबल टू सकरिंग, सकरिंग भी करता था, उसके सीड सोइंग होते थे, लोग उसको प्रोपगेशन भी करते थे वेजिटेटिव मीन्स, और सीड से भी प्रोपगेट करते थे। तो कहीं ना कहीं पे साइवर्सी यहाँ से भी क्रॉस हुआ है, साइवर्सी यहाँ से भी क्रॉस हुआ है, उसके बाद जो वेरिएशन आया वो वेरिएशन से कहीं मैलस डोमेस्टिका जो है वो जनरेट हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट मैलस साइवर्सी प्लेड अ सेमिनल रोल इन केस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द एप्पल। तो साइवर्सी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, नो डाउट। फाइन। सो बेसिकली साइवर्सी ने यहाँ से भी क्रॉस हुआ काफ़ी स्पीशीज के साथ, ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शन में क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद जो वेरिएशन मिला वहाँ से आया आपका मैलस डोमेस्टिका। सो दैट इज यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड hybridization along the silk routes, right? So that is the thing related to the basically Malus saiversi. Okay, see here that is the different species of Malus saiversi. तो जैसे मैंने कहा, आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक चीज़ ये याद रखनी है कि जियोग्राफी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी, अब ये दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि जितनी भी स्पीशीज़ है, तो एप्पल की बहुत सारी स्पीशीज़ है ऑब्वियसली। तो एंशियंट टाइम से जो स्पीसीज का कंसंट्रेशन है, यूरोप से लेके आपके चाइना, चाइना में भी अगर हम बात करें ईस्ट चाइना तक काफ़ी सारी स्पीशीज जो है वाइड स्प्रेड फैली हुई थी। तो बेसिकली अगर उसमें भी आगे जाए तो बेसिकली कजाकिस्तान उसको वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेंटर कह सकते हैं, बिकॉज मालस साइवर से भी वहाँ से आई है। तो कजाकिस्तान है, तो कजाकिस्तान इज वेरी वेरी वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेंटर जहाँ से एप्पल के ओरिजिन के रूट्स शुरू हुए थे। यस, सो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे तो उज्बेकिस्तान है, ठीक है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तो बहुत सारे हैं। फिर आगे जाओगे रोम है, तुर्क है, तुर्की है, ठीक है, ग्रीस है, आके आपका यूरोप है। तो पूरा का यूरोप, देन इट वाज द अर्लियर रोम, ओके, रोमन एम्पायर वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, सो द पीपल कॉल दैट। सो बेसिकली आपका जो कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, उसके बाद आपका जो तुर्की आता है, तुर्की के बाद जो आपका इटली आ गया, यूरोप आ गया। इटली को चलो छोड़ो, दैट वाज नॉट अ टेम्परेट, बट थिंग इज आपके यूरोप में भी काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज है। सो दैट इज द थिंग कि आपका जो पूरा का पूरा, थोड़ी सी अगर आपको जियोग्राफी की नॉलेज होगी तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ की क्लाइमेटिक रीजन, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे है। तो वो क्लाइमेट में एप्पल के सबसे बेस्ट सुटेबल था। तो एप्पल जो है वो बहुत सारी स्पीशीज का कंसंट्रेशन था, तो यहाँ से यहाँ जो है एप्पल फैलता गया, फैलते फैलते क्रॉस भी होता गया, क्रॉस होकर हाइब्रिडाइज हुआ, और हाइब्रिडाइज होकर जो है वो नई स्पीशीज जो है वो आई हमारी, और वो है आपकी मेलस क्रॉस डोमेस्टिका। फाइन। तो साइबेरिया, कॉकेशिया, सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। तो हर एक स्पीशीज का यहाँ पे रोल है। दूसरी बात, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशंस का रोल है, हर एक जो रीजन है उसका भी रोल है, और ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल सबका रोल है। तो इन सब के रोल से फिर आपका जो आया है वो दैट इज द मेलस डोमेस्टिका। क्लियर। सो बेसिकली व्हेन वी विल सी कि हाँ, अब मैं बात करता हूँ जो हम पहले कर रहे थे, ठीक है। मालस साइवर्सी हम कह सकते हैं कि प्लेड अ सेमिनल रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ द एप्पल। बट द थिंग इज कि मैलस साइवर्सी आज भी ये हाइपोथेटिकली या तो उसके जो मोलिकुलर मार्कर्स है, उससे जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ, उसके बाद अलग अलग स्पीशीज का सीक्वेंसिंग हुआ, उसके बाद जो उनका लिंकेज क्रिएट किया गया, तो उससे ये पता चला कि इट कुड हैव हाइब्रिडाइज विद प्रूनिफोलिया बैकाटा एंड साइबोल्डी, ओके, टू द वेस्ट। तो ईस्ट में ये तीन स्पीशीज से क्रॉस हुआ था, और अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में सिल्वेस्ट्रिस जो आपकी यूरोप की प्रोमिनेंट स्पीशीज थी, और तुर्कमेनोरम। तो जो आपकी वेस्ट में इन दोनों से क्रॉस हुआ, ईस्ट में इन दोनों से क्रॉस हुआ। क्रॉस होने के बाद काफ़ी सारे वेरिएशंस डेवलप होंगे, उस वेरिएशन में कहीं ना कहीं से आया है आपका मेलस डोमेस्टिका। क्लियर। सो दैट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस वाज फ्रॉम द क्लासिकल रिसर्च पेपर जहाँ से लिया गया है। एज यू विल सी कि प्रूनिफोलिया, साइवर्सी, डोमेस्टिका। तो डोमेस्टिका के लिए साइवर्सी, प्रूनिफोलिया, सिल्वेस्ट्रिस, ओरिएंटलिस, एज वेल एज द सिल्वेस्ट्रिस, तुर्कमेनोरम। तो इतनी सारी स्पीशीज है, इससे भी ज़्यादा स्पीशीज हो सकती है जो उसके इवोल्यूशन से रिलेटेड हो। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी स्पीशीज का क्रॉस हुआ, हाइब्रिडेशन हुआ, वेरिएशन डेवलप हुआ, काफ़ी सारी। अब ऑब्वियसली क्रॉस हुआ होगा, बहुत सारा लार्ज वेरिएशन पॉपुलेशन आई होगी, उसमें से कहीं ना कहीं से आया जो है वो आपका एप्पल ओरिजिन हुआ है। सो ओरिजिन ऑफ द एप्पल, सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके लिए दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन सी स्पीशीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और कौन सी लोकेशन, तो दोनों की चीज़ों के लिए। क्योंकि बेसिकली व्हेन यू विल सी द हेवनली टियानशियन माउंटेन रेंजेस है, कजाकिस्तान है, साइबेरिया का रीजन है, फिर आपका जो उज्बेकिस्तान हो गया, गिलिस्तान हो गया, थोड़ा सा तुर्की हो गया, तुर्की के बाद जाओ यूरोप आ गया पूरा। तो बेसिकली चाइना में भी काफ़ी सारी स्पीशीज थी, क्योंकि टियानशियन माउंटेन रेंजेस से जब नीचे हो गए तो बेसिकली आपका जो यहाँ का ईस्टर्न चाइन है, तो वहाँ भी कुछ कुछ स्पीशीज है वो पाई जाती थी। तो इतनी सारी स्पीशीज, इतने सारे लोकेशंस, और इतने सारे जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़, बर्ड एक्टिविटीज़ और एनिमल एक्टिविटीज़, तो इन सब ने मिलकर जो है जन्म दिया है वो हमारा है मेलस डोमेस्टिका। सो दैट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग।
तो अब पता चला तो कैसे जो है एक सिंपल सा सॉफ्ट जो आप एप्पल जो खाते हो तो उसके पीछे कितनी सारी जो है वो कहानियां जुड़ी हुई है। तो अब कहानी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो चलो हो गया कि उससे बेसिकली क्या क्या उसका ओरिजिन हुआ था, कैसे वो बेसिकली वी कैन से कि जहाँ जहाँ पे कौन सी स्पीशीज थी, कौन सी लोकेशन थी। पर हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड बहुत सारी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। ओके, देखो, तो बेसिकली जो अर्लियर वाइल्ड स्पीशीज होती थी थ्रू द जीन फ्लो नेचुरल सिलेक्शन, मानो कि वो फ्रूट साइज उसकी छोटी होती थी, कलर भी उतना प्रोमिनेंट नहीं था, हो सकता है कोई खट्टी भी रही हो, कोई स्वीट भी रही हो, बट वहाँ से क्या होता है ना मैं कहता हूँ ना कोई चीज़ ना इवॉल्व करती जाती है। एज अ ह्यूमंस भी देख लो, हमेशा इवोल्यूशन चलता रहता है। इवोल्यूशन जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है हमेशा। ओके, सो दैट इज द थिंग, प्लांट में भी इवोल्यूशन चलता रहा होगा, तो कहीं ना कहीं पे जितनी सारी वाइल्ड स्पीशीज है उनका कहीं ना कहीं क्रॉसिंग होगा। कोई नो डाउट बर्ड्स फॉर या म्यूटेंट भी हो सकता है, वो भी हमें पता नहीं है कैसे आई है। नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है, और बेसिकली वी कैन से कि पर्टिकुलरली ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ है, बर्ड और एनिमल एक्टिविटीज़ जो ग्रेजिंग करते हैं उससे भी कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है। तो बेसिकली मैले स्पीशीज जो है वो एशिया एंड यूरोप का बहुत रोल था। एशिया में पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया देन यूरोप, तो वहाँ से जो स्पीशीज आई, फिर यहाँ का क्रॉसिंग हुआ, हाइब्रिडेशन हुआ या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो है बेसिकली आपका मॉडर्न एप्पल्स, फिर यहाँ पे मीडिएटर स्पीशीज आई, ठीक है, जो ना पूरी वाइल्ड थी बट ना कल्टिवेटेड थी। फिर मीडिएटर स्पीशीज के बाद जैसे मैंने कहा माइलस साइवर्सी, ठीक है, जिसने क्या किया, प्लेड अ सेमिनल रोल। सेमिनल रोल का मतलब यह है कि ये बीच का एक मॉडरेटर का काम किया है इसने। इसके बाद डायरेक्ट एप्पल नहीं आया। वी कैन नॉट से कि साइवर्सी से सीधा एप्पल आ गया, ये कभी नहीं होगा। साइबर से जैसे मैंने कहा ईस्ट में भी कहीं ना कहीं क्रॉसिंग हुआ है, वेस्ट में भी कहीं ना कहीं क्रॉसिंग हुआ है। उन दोनों के क्रॉसिंग के जरिए कहीं ना कहीं पे डाइवर्स वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन डेवलप हुई है। उसके बाद आपका मैलस डोमेस्टिका है। सो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, जब भी कहा जाएगा प्लेड अ सेमिनल रोल, दैट्स वाई क्लियर कट जो है ऑथेंटिक बुक्स में लिखा हुआ है कि दैट प्लेड अ सेमिनल रोल। वो कोई एग्जैक्ट एंसेस्टर नहीं है कि जस्ट एंसेस्टर है उसका, ओके, या जस्ट प्रोजिनेटर, वी कैन नॉट से दैट, बिकॉज द it played the seminal role for the evolution for the apple. Clear? So that is the thing you must have to understand this. फिर जाके आया आपका मैलस डोमेस्टिका। ओके, सो मैलस साइवर्सी जैसे मैंने कहा कि हॉर्टिकल्चर बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज थी। वहाँ की जो टियान शान माउंटेन रेंजेस थी या जो कजाकिस्तान था, तो वहाँ पे साइवर्सी का बहुत सारा प्रोपोगेशन करते थे लोग अर्लियर टाइम्स में। तो कहीं ना कहीं पे उसका डिसमिनेशन भी होगा, सिल्क रूट का भी वहीं ना रोल आया होगा, कहीं ना कहीं पे बर्ड्स एनिमल सबका रोल आया होगा, नेचुरल क्रॉसिंग भी हुआ होगा, तब जाके जो है बेसिकली ये है। तभी अगर हम बात करें तो बेसिकली आज से मान लो कि 2000-3000 साल पहले भी मारेज एशियाटिका नाम की एक स्पीशीज थी जिसको नाई और नाकाई कहा जाता था। वो भी चाइना में उसका कल्टीवेशन होता था। मतलब कि आज से 2000 साल पहले भी मैलस एशियाटिका का कल्टीवेशन होता था। दैट शोज साइवर्सी का भी होता था, प्रोपोगेट करते तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे कुछ तो उसका रोल रहा होगा। ओके, अब मैलस एशियाटिका भी probably that is derived from Cybersea with prunifolia. So that is also one of the important thing कि मैलस साइवर्सी जो है वो भी एक क्रॉस से आई है। मैलस साइवर्सी विद प्रोनिफोलिया, ओके, एंड वी कैन से साइवर्सी, तो उसके जो क्रॉस से आई है आपकी एशियाटिका। सो दैट इज द थिंग यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। इवन द 500 बिफोर क्राइस्ट, ओके, रोमन एम्पायर हो गया, पर्शियन एम्पायर हो गया, ग्रीक एम्पायर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जब उसका जो है आपको रेफरेंस मिलेगा कि वहाँ पे उस टाइम पे एप्पल होता था, कैसे एप्पल्स होते थे। ओके, इवन अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो आपका जो M9 है उसकी स्टोरी जुड़ी हुई है अलेक्जेंडर ग्रेट से। कैसे जुड़ी हुई है ये बताता हूँ। तो M9 है बेसिकली वो किससे डिराइव हुआ है, पैराडाइज से डिराइव हुआ है। तो पैराडाइज क्या हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो पूरी दुनिया जितने निकले थे, तो कहीं ना कहीं पे वो नियर द सेंट्रल एशिया आए जहाँ पे उनका एंड किया उन्होंने, और फिर वहाँ पे उनको जो अच्छे अच्छे एप्पल्स थे वो अपने साथ चले गए। ठीक है, तो रोम एम्पायर में जो है वो एप्पल कल्टीवेशन होता था हमेशा से, तो वहीं पे फिर उसका प्रोपेगेशन लोग करते थे। ठीक है, उसके बाद उनको पता चला कि ये तो बहुत ड्वार्फ रहता है, तो कहीं ना कहीं पे फिर जो मॉडर्न वर्ल्ड आया इंग्लैंड में, उन्होंने जो है पैराडाइज को कलेक्ट करना शुरू किया, और फिर आपका जो आया एम सीरीज जो है वो डेवलप करी। सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू द रूट स्टॉक ऑफ द एप्पल। चलो वो पूरा एक अलग टर्म है, बट वी विल सी particularly for the origin, okay, and the history related to the apple। पूरा का पूरा अगर एक मैप बताऊं तो देखो, प्री हिस्टोरिक वाइडिंग इवन 8000 BC जब आदि मानव का टाइम था, तब भी जो है वो एप्पल का जिक्र था। उसके बाद जो है वो अर्ली एंसेस्टर 2000 BC, ओके, रोमन्स है, जैसे मैंने कहा कि रोमन्स ने कलेक्शन किया था एप्पल्स का, काफ़ी सारी वैरायटी उस टाइम पे कल्टिवेटेड होती थी। इवन जो है वो थ्रू द सिल्क रूट वहाँ पे भी डिसमिनेशन होता था, फिर रोमन्स आए, ओके, फिर नॉर्मल नॉलेज में भी ये था, ओके, मिडिवल सेंचुरीज था, देन सेटलर ट्रेजर्स आए। सो बेसिकली फिर जो मॉडर्न कल्टिवेशन शुरू हुआ, जो मॉडर्न हमारा मैलस डोमेस्टिका की बात शुरू है, वो यहाँ से शुरू होती है। ओके, 17th-18th सेंचुरी जब यूरोप में मैलस डोमेस्टिका का कल्टिवेशन बहुत बढ़ने लगा, यूरोप से फिर क्या, वो ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स जो है पूरी दुनिया में जाने लगे अलग अलग, ओके, राज करने के लिए,
as you all know, the sun never sets in the British Empire. So basically they have traveled the different countries, invade the different countries. फिर वहाँ से जाके क्या हुआ कि वहाँ पे भी जो है ब्रिटिशर्स अपने साथ साथ जो है वो एप्पल्स ले गए थे, अमेरिकन एप्पल्स। फिर यहाँ से अमेरिका भी गया तो अमेरिका में कल्टिवेशन शुरू हुआ। ओके, देन मॉडर्न डिलीशियस जब आया, डिलीशियस वाज अ ब्रेक थ्रू इन केस ऑफ एप्पल कल्टिवेशन। तो जितने भी आपका रेड डिलीशियस, डार्क डिलीशियस, जितने भी डिलीशियस ग्रुप ऑफ कल्टीवार है, दैट वाज अ ब्रेक थ्रू इन केस ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द एप्पल। स्टिल द डिलीशियस इज द प्रोमिनेंट कल्टीवार। मतलब अगर एप्पल, जैसे हम बोलते हैं कि आम में जो है केसर अल्फांसो दैट इज द डोमिनेंट, सालों से था और अभी भी रहेगा, तो एप्पल में डिलीशियस वाज स्टिल दैट टाइम डोमिनेंट एंड नाउ इट इज आल्सो डोमिनेंट। फिर ग्रैनी स्मिथ, जैसे आपको हमेशा कहीं ना कहीं पे आप ना एग्जाम में देखते हो ग्रैनी स्मिथ है, ग्रैनी स्मिथ एप्पल्स है, तो बेसिकली उसकी क्या खासियत है? तो ग्रैनी स्मिथ एप्पल की भी एक स्टोरी है कि दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। ग्रैनी स्मिथ जो वैरायटी है वो ऑस्ट्रेलिया से डिराइव हुई है। कैसे हुई है? तो बेसिकली द नेम इटसेल्फ इंडिकेट ग्रैनी, ग्रैनी मतलब ग्रैंडमा होता है, तो जैसे कहते हैं ना आया का काम करते हैं, तो बेसिकली दैट वाज द ग्रैनी जो आया का काम करते थे वहाँ पे। दैट वाज अ गुड नेम लाइक सर, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट वो जो है वो अपने पास क्या छोटे छोटे बच्चों को पालती थी। उसके बाद क्या होता था, उसके जो गार्डन है वहाँ पे अलग अलग जो है एप्पल की सीड्स आके ग्रो करती थी, और उसके फिर याद में जो है उसका नाम रख दिया, दैट वाज द ग्रैनी स्मिथ। हाँ, ग्रैनी एना मारिया स्मिथ। ओके, सो दैट इज द थिंग रिलेटेड विद द ग्रैनी स्मिथ ऑफ द एप्पल्स। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट, ग्रीक हिस्ट्री और माइथोलॉजी में भी एप्पल का बहुत सारा जो है इंपॉर्टेंस था। ओके, सो बेसिकली दे हैव सेड दैट द एप्पल हैज अ सिंबल ऑफ लव। ओके, और द सिंबल ऑफ डिस्कॉर्ड भी है। ओके, गोल्डन एप्पल ऑफ द हेस्पेरिडीज, लिटरेचरी रेफरेंस भी है होमर्स ओडिसी में। तो यहाँ पे आप देखोगे, ओके, क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी तो नहीं, पर होमर्स की ओडिसी में ये चीज़ जरूर है। ओके, तो सेम ओडिसी वही है, वहाँ एप्पल देखने को मिलेगा या पता नहीं, बट द थिंग इज दैट कि ग्रीक माइथोलॉजी में भी एप्पल का जो है बेसिकली बहुत सारा जो है वो रेफरेंस था। सेम अगर हम जाएंगे, अब हम बात करें ट्रोजन वॉर की। चलो अब थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग आप कहानी भी बताता हूँ। तो बेसिकली ट्रोजन वॉर का आप नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन वॉर। सो व्हाट वाज दैट कि बेसिकली अगर हम बात करें तो माइथोलॉजिकल है या सच है पता नहीं, बट द एरिस, ओके, द गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, उन्होंने क्या किया कि एक शादी में जो है वो फॉर द फेरेस्ट अपना जो है वो बिटवीन गॉडेस हेरा, एथेना, एफ्रोडाइट, तो इन दिनों के बीच में लड़ाई हो गई। किसकी वजह से हुई? एरिस की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, एक एप्पल जो है वो फेंका था। फिर क्या हुआ कि पेरिस था, ट्रोजन ट्रोजन जहाँ की कंट्री थी वहाँ का वो प्रिंस था। ओके, दैट वाज द नेम ऑफ द पेरिस। अब पेरिस को क्या हुआ कि उसको एप्पल देना चाहिए था, बट द थिंग इज कि एफ्रोडाइट ने कहा कि आप किसी और लड़की से शादी कर लो, हेलन तो आपको मिलेगी नहीं। अब पेरिस को आ गया गुस्सा, तो पेरिस ने कहा कि अगर मैं शादी करूंगा तो किससे करूंगा? हेलन से ही करूंगा। तो पेरिस ने जाके फिर हेलन को किडनैप कर लिया। अब फिर आगे बात आती है, तो हेलन के हस्बैंड ने ओथ ली, दैट वाज द मेनेलोस। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैं पूरे के पूरे ग्रीक फोर्सेस लेके जाऊंगा और उसका साम्राज्य खत्म कर दूंगा। तो ये सब शुरू क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे जो है वो फॉर द फेरेस्ट एरिस, गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसको कहा मतलब लड़ाई झगड़े की गॉडेस, एरिस। तो एरिस ने जो है वो दैट थ्रू द गोल्डन एप्पल शादी में। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, सो दैट इज रिलेटेड विद द एप्पल कि वहाँ उन्होंने जो एप्पल फेंका था वो एप्पल की वजह से जो है वो सारी की सारी लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। ट्रोजन वॉर शुरू हुआ। जैसे ट्रोजन हॉर्स का नाम बताऊँ तो फिर क्या कहा कि जो आपका जो बेसिकली मेनेलियोस था, तो मेनेलियोस जो था वो पूरा का पूरा लकड़ी का घोड़ा बना के ले गया, बहुत बड़ा सा लकड़ी का था। फिर वहाँ जाके जो है वो तोड़ के अंदर से सिपाही निकले, दैट वाज कॉल्ड एज टर्जन हॉर्स और ट्रोजन हॉर्स कह सकते हो। सो ये थोड़ी सी स्टोरी है, तो थोड़ा सा आपको क्या एप्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो एप्पल से बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी भी हुई है। ओके, एडम एंड ईव एज यू ऑल नो रिगार्डिंग दैट। ओके, सो प्लाइनी द एल्डर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि बेसिकली 23 to 97 इन डोमिनी, प्लाइनी द एल्डर वॉज अ पर्सन कि उस प्लाइनी को क्या शौक था कि अलग अलग जितने भी फ्लोरा फोना है, ठीक है, उन्होंने हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट नाम की जो एनसाइक्लोपीडिया लिखी थी। मतलब कि अगर आज का विकीपीडिया का नॉलेज है या आज किसी को भी प्लांट्स का नॉलेज है तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। दैट इज नेम्ड एज ए हिस्टोरिया नेचुरलिस। तो हिस्टोरिया नेचुरलिस में उन्होंने लिखा कि उस टाइम पे कौन से जो है फ्लावर्स पाए जाते थे, कौन से प्लांट्स होते थे, कौन से फ्रूट्स होते थे, तो उसका पूरा का पूरा उन्होंने एक वर्णन किया है कि कैसे कैसे प्लांट्स होते थे, उसका स्टेम कैसा होता था, उसके लीफ कैसे होते थे, उसका फ्रूट कैसा होता था, उसका टेस्ट कैसा होता था। सो ईच एंड एवरीथिंग ही मेड जस्ट लाइक इंसाइक्लोपीडिया। फाइन। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि ओवर 20 to 30 कल्टिवेटेड वैरायटीज ऑफ एप्पल। ओके, सो बेसिकली 20 से 30 जो एप्पल की वैरायटी कल्टीवेशन में होती थी। मतलब कि उस टाइम पे भी जो है वो एप्पल का कल्टीवेशन वहाँ भी हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द ग्रीक। ओके, ड्यूरिंग जो आपका ग्रीक साम्राज्य था,
सो दैट इज द थिंग। अब उसने कहा कि एपियन एप्पल्स, अब उसने कहा कि बहुत सारी वैरायटी है, जैसे एपियन एप्पल्स हो गया जो क्वींस रूटस्टॉक पे जो है वो उसको बेसिकली ग्राफ्ट किया जाता था। फिर मोशियस कैंडियस एप्पल भी थे, ओके, दैट रोमन सिटीजन्स इंट्रोड्यूस कल्टिवेटेड स्पेसिफिक ग्राफ्टेड। मतलब कि एक बात तो पता चल गई कि ग्राफ्टिंग उस टाइम पे भी होती थी, ठीक है, आज से 2000 साल पहले भी जो है वो ग्राफ्टिंग हुआ करती थी। दैट इज द थिंग। फिर मिली टाइप के एप्पल होते थे जो सीरिया या सीरियन एप्पल्स कहा जाता था। तो परहैप्स डॉनी टाइप और मिली अर्ली टाइप, जहाँ पे थोड़ा सा ना वूलीनेस भी होता था उस एप्पल्स में। कलर एंड टेस्ट की बात करें तो बहुत ब्लड रेड कलर के भी होते थे एप्पल, ओके। द मैनी न्यू टाइप ऑफ एप्पल भी थे। उसने कहा कि ग्राफ्टिंग भी किया जाता है, एप्पल को स्टोर भी करते थे वो लोग, ओके। और द डिफरेंट हार्वेस्टिंग टाइम है। मतलब कि एक बात यह है कि हिस्टोरियन नेचुरलिस्ट में प्लानी द एल्डर ने बहुत अच्छे से ये चीज़ लिखी गई थी कि आज से 2000 साल पहले भी कैसे एप्पल का कल्टीवेशन होता था, कौन सी वैरायटीज होती थी, क्या क्या ग्राफ्टिंग टेक्निक्स होती थी। सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ एप्पल। सो एप्पल एज वी ऑल नो कि बहुत कुछ ऐसे फ्रूट क्रॉप है, जैसे सिट्रस हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, कि जिसको हिस्ट्री ने भी बहुत अच्छी तरीके से संभाला है और सराहा है। संभाला हिस्ट्री ने है, सराहा इन लेखकों ने, सराहा उन पोएट्स ने। सो दैट्स वाई, इसलिए कहता हूँ ना, फ्रूट साइंस जब भी पढ़ो थोड़ा सा ना उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ अलाइन करके पढ़ो तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि फ्रूट्स आर वी कैन से वेरी ब्यूटीफुल इन नेचर। बिकॉज आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमन हिस्ट्री से वो बहुत पहले से रिलेटेड है। जितने भी फ्रूट्स है और जितने भी हम ह्यूमंस है वो बहुत रिलेटेड है, चाहे एनिमल्स हो चाहे बर्ड्स हो, सबको फ्रूट खाना अच्छा लगता है। और सभी ने कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लिटरेचर्स आपको मिल जाएगा, वो लिटरेचर आज भी आपको काम आएगा। वो लिटरेचर चाहे पोइट्स ने लिखा हो, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे कोई बड़े लेखक हो गए हो, ऑथर्स हो गए हो, उन्होंने हमेशा, अगर प्लानी द एल्डर उस टाइम पे नहीं लिखते तो आज हमें पता कैसे चलता। अगर ये चीज़ हम ट्रेस बैक नहीं करते, अगर सिल्क रूट से एप्पल जाता ही नहीं, तो सोचो क्या आज हम वो एप्पल खा पाते जो हम खाते हैं। क्योंकि उसमें एप्पल में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, बहुत सारे ऐसे यूजफुल कंपाउंड है जो आपके बॉडी को सेल्युलर लेवल पे क्लीन करता है। दैट्स वाई ईटिंग एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। और ये चीज़ जो है वो एग्जाम में भी पूछी गई थी, राइट। सो आपको लगता है कि ये हिस्ट्री क्या काम की है? तो ये हिस्ट्रिकल क्वेश्चंस भी हमेशा हमेशा एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पे आपको ये चीज़ टकरा जाएगी, चाहे उससे ओरिजिन से रिलेटेड हो, चाहे उसकी टेक्सोनॉमी से रिलेटेड हो, और चाहे उसके अगर ऐसे किसी ने कोट कहा हो। सो दैट्स वाई यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। हाँ, सो दैट इज द थिंग। फिर अगर हम बात करें, चलो फिर एंशियंट हिस्ट्री पे चले गए, 2000 साल पहले चले गए, अब थोड़ा सा पास आता है 17वीं सदी 13वीं शताब्दी में। तो बेसिकली यूरोप में क्या हुआ था कि सबको पता चला एप्पल तो खा सकते हैं, पर अगर एप्पल से कुछ बना भी सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, एप्पल से एक अल्कोहलिक ड्रिंक बनाई जिसका नाम था साइडर। ओके, साइडर के लिए भी यूज होता है। एप्पल से जो अल्कोहलिक ड्रिंक बनती है उसको साइडर कहा जाता है। सो द 13th सेंचुरी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं पे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। सो दे हैव मेड कि अगर इससे कोई अल्कोहलिक ड्रिंक भी बनाई जा सकती है, राइट। सो उन्होंने वहाँ पे साइडर किया, और साइडर का वहाँ पे कंजप्शन भी होता था। फिर अगर हम बात करें नियरली अबाउट द 17th सेंचुरी, तो 17वीं शताब्दी तक 120 कल्टीवर जो है वो कल्टीवेशन में आ चुकी थी एप्पल की, यूरोप और उसके आसपास। फिर अमेरिका में गया, ओके। अनदर थिंग इज दैट कि रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट वहाँ पे 1826 के आसपास 1200 कल्टीवर्स थी एप्पल की जो कल्टीवेट की जाती थी, ये सभी को पता है। तो बेसिकली रोमन एम्पायर हो गया, आपका ग्रीस हो गया, ग्रीक एम्पायर हो गया। सिर्फ रोमन और ग्रीक एम्पायर की क्यों बात करें, इवन इन केस ऑफ चाइना वहाँ पे भी कल्टीवेशन होता था, तो इंडिया भी कहाँ पीछे है। तो इंडिया में भी जो हिमालयन ट्रैक्स थे वहाँ पे भी एप्पल होता था। मारस बकाटा हो गया, ओके। हिमालयन काफ़ी सारी स्पीशीज़ है, काफ़ी सारी हिमालयन स्पीशीज़ है, नो डाउट। वहाँ पे जो है हाई माउंटेन रेंजेस थी, तो वो एक बैरियर का काम करती होगी। इंडिया में जो हिमालय ट्रैक है वहीं पे भी वो लोग एप्पल कंजप्शन होता होगा, उससे नीचे कभी वो आ ही नहीं पाया। वरना तो अर्लियर टाइम्स में इंडिया में भी काफ़ी 2 3 या 4 5 इतनी स्पीशीज़ है कि जहाँ पे वो जो है वो एप्पल कल्टीवेशन भी होता था, उसका कंजप्शन भी होता था। सो दैट इज़ द थिंग। तो इसीलिए जो बेसिकली अकॉर्डिंग टू यूरोप, फिर यूरोप से गया वो अमेरिका, ओके। सो सिल्वेस्ट्रिस हो गया, वो यूरोप में बेसिकली कल्टीवेट होता था आपका सिल्वेस्ट्रिस। फिर अगर अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके नेट एग्जाम के लिए। तो बेसिकली यूएस में एक इंसान हो गया, दैट वाज कॉल्ड एज जॉनी एप्पल सीड, ठीक है। तो जॉनी एप्पल सीड क्या करते थे, ही वॉज अ बेयर फुट, वो नंगे पाँव, मतलब कुछ पहना भी नहीं था अपने पाँव में। तो बेसिकली वो इंसान क्या करता था कि यूएस, एज यू ऑल नो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत बड़ा एक यूएस कंट्री है। तो वहाँ पे जितनी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी वहाँ पे वो सीड कलेक्ट करता था, और सीड कलेक्ट करके अलग अलग जगह पे वो सीड प्लांट करता था। या तो फिर प्लांट को ही प्लांट, मतलब सेपलिंग प्लांट कर देते थे, या तो सीड को वो जो सोइंग कर देते, ताकि जो है वो नए नए एप्पल हो। तो अमेरिका में जितनी डाइवर्सिटी क्रिएट हुई है वो इसी वजह से हुई है कि जॉनी एप्पल सीड ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अमेरिका में जितने भी एप्पल है उसको अर्ली टाइम से उसको डिसेमिनेशन करने का या उसको स्प्रेड करने का। सो दैट क्रेडिट गोज टू द जॉनी एप्पल सीड।
So जैसा मैंने कहा कि he loved apples so much that he started travel across the country barefooted in overall filled with the apple seeds and bag upon his shoulder. जहाँ पे सीड होते थे, जहीं भी उसको मन करता था वहाँ पे वो ऐसे ही सीड डाल देते थे. ओके, सीड डाल देते थे, वहीं पे जो है वो सीड फिर ग्रो हो जाता था. तो बहुत सारी बेसिकली जो कल्टीवर्स है उसको जन्म दिया. तो दैट वाज द थिंग रिलेटेड टू जॉनी एप्पल सीड. ओके, सो बेसिकली जो ओहियो हो गया या तो आपका फिलाडेल्फिया हो गया यूएस में. ओके, सो बेसिकली आपका जितने भी टेम्परेट रीजन है यूएसए के, पर्टिकुलरली फ्लोरिडा, और वहाँ पे तो क्या है कि उतना टेम्परेट जोन नहीं है, वहाँ पे तो लो चिल कल्टीवर्स है. बट आपका जो ओहियो हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, वाशिंगटन में भी उतना नहीं है बेसिकली. बट यू विल सी, जैसे आप मिनेसोटा की बात करेंगे तो मिनेसोटा में भी जो है बहुत सारी जो बेसिकली मिनेसोटा, तो वहाँ पे भी ठंड अच्छी खासी होती है. तो जितने भी मैसेचुसेट्स हो गया, सो दैट इज द थिंग जहाँ पे जितने सारे एप्पल का स्प्रेड हो गया वो किसने किया था, वो थे जॉनी एप्पल सीड. ओके, सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू दिस. अब आ जाते हैं इंडिया में. हमने पूरी दुनिया देख ली, हमने चाइना देख लिया, हमने कजाकिस्तान देख लिया, हमने जो है वो सेंट्रल एशिया देख लिया, हम यूरोप में भी गए, ग्रीक रोमन साम्राज्य को भी देखा कि वहाँ पे एप्पल का कल्टीवेशन कैसे होता था. राइट, हमने अमेरिका भी देख लिया कि अमेरिका में क्या क्या सीन थी. बट अमेरिका उस टाइम पे क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत कर रहा था. तो बेसिकली द थिंग इज कि वहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत शुरू हुई थी. तो जैसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शुरू हुई थी, यूरोपियंस ने भेजे अमेरिकन को. अब अमेरिकन ने वहाँ पे एप्पल्स आना शुरू हुए. फिर क्योंकि अमेरिका में कभी एप्पल कल्टीवेशन था ही नहीं, बेसिकली यूरोपियंस ही थे वो जहाँ वहाँ पे ले गए थे. उसके बाद जो चीज़ें शुरू होती गई वहाँ से फिर बहुत वाइड एक आस्पेक्ट वहाँ से पकड़ लिया और वन ऑफ द डोमिनेंट प्रोड्यूसर बन गया. सो दैट इज़ द थिंग. इंडिया में अगर हम बात करें तो इवन कश्मीर में आज भी बेसिकली 2000 साल पहले के बेसिकली वहाँ पे भी अवशेष पाए गए कि वहाँ पे भी कोई ना कोई जो है वो इंडिजिनस स्पीशीज हो गई, या तो मेलस बकाटा हो गया, हिमालयन स्पीशीज जो है वो वहाँ पे कल्टीवेट होती थी. ओके, सुन हेम्फ करके जो ड्राइड एप्पल आता है वो भी लोग कंज्यूम करते थे. ओके, सो तुर्क जहांगीर जो बेसिकली एक कल्टीवर उस टाइम पे कहा जाता था. तो बेसिकली हो सकता है कि आज से 2000 साल पहले भी कहीं ना कहीं पे कश्मीर रीजन में जो है वो वाइल्ड स्पीशीज ऑफ एप्पल पाई जाती होगी, लोग उसका यूज़ करते होंगे, यूटिलाइजेशन करते होंगे, उसका कंजप्शन भी करते होंगे. ओके, वर्टिकल गार्डन उठी. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज द थिंग. देखो, सबसे पहले अगर इंट्रोड्यूस हुआ था कल्टिवेटेड एप्पल की बात करें, ठीक है, मेलस डोमेस्टिका कल्टिवेटेड एप्पल है. तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, वो हुआ था साउथ में. कहाँ पे, बोटनिकल गार्डन उटी में. बट वहाँ पे ना उसको अच्छी कंडीशंस नहीं मिली, क्योंकि हमें पता है कि एप्पल को डॉर्मेंसी चाहिए, लोअर टेम्परेचर्स चाहिए. सो दैट्स वाई वहाँ पे जो एप्पल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया. फिर सबसे पहला अगर एप्पल इंट्रोडक्शन किसने किया, सी दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब हम थोड़े से ना नेट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं. तो जब भी आप एसआरएफ या नेट की एग्जाम देते हो, ठीक है, तो चलो जेआरएफ देख लो, ठीक है, तो थोड़ा सा ना क्रिटिकली चीज़ें पकड़नी चाहिए. अब कैसे होता है ये मैं बताता हूँ. चलो, आपने जो बुक्स में लिखा है पढ़ दिया, ये वो कर लिया, ठीक है, जो आपने लिखा है पढ़ के हो गए. बट एज अ पीएचडी स्कॉलर, एज ए एमएससी स्कॉलर, और चाहे आप बैचलर्स में हो, तो थोड़ा सा क्रिटिकली थिंक करो चीज़ों को. तो ये चीज़ें कौन सी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे जो है वो सॉल्व करना है, या तो अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ. तो बेसिकली जितने क्रॉप के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, मान लो कोई मेजर क्रॉप है, तो मेजर क्रॉप में ऑब्वियसली जिसका सेंटर ऑफ ओरिजिन होगा उसकी टेक्सोनॉमी, मतलब मेजर क्रॉप का ए से लेकर जेड तक आपको हर चीज़ें पता होनी चाहिए. दूसरी बात ये कि अगर कोई मेजर क्रॉप है तो उसका फिजियोलॉजी, ब्रीडिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो फिजियोलॉजी, ब्रीडिंग प्लस पोस्ट हार्वेस्ट और स्टोरेज कंडीशंस, तो ये सारे की सारी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ से आते हैं. उसका ओरिजिन मान लो, तो उसका ओरिजिन है, अगर इसका जैसे एप्पल का ओरिजिन कॉम्प्लेक्स है तो हर एक का कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स ओरिजिन है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. उसकी टेक्सोनॉमी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो जब भी आप नेट दो, एसआरएफ दो, जेआरएफ दो, पर्टिकुलरली अगर मैं टेम्परेट फ्रूट की ही बात करता हूँ, चलो सारे फ्रूट क्रॉप में भी है, पर स्पेसिफिक फॉर द टेम्परेट फ्रूट क्रॉप आपको जो है सबसे पहले पता होना चाहिए उसका ओरिजिन. ओरिजिन ऐसा नहीं है कि चाइना में हुआ है, पीच का तो जहाँ पर चाइना तो बहुत बड़ा है भाई, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि चाइना पूरा चाइना से. तो सदर्न चाइना से हुआ है, नॉर्थ चाइना से हुआ है, ईस्ट चाइना है कि वेस्ट चाइना है. तो ये चीज़ सदर्न में भी साउथ वेस्ट चाइना, साउथ ईस्ट चाइना, तो दैट इज अ थिंग रिलेटेड टू दिस. तो अगर आपको एट द स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके आपको उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन याद रखना है हर एक क्रॉप का. अगर मैं कहता हूँ चलो टेम्परेट तो है ही, पर आगे भी, क्योंकि चाइना से बहुत सारे टेम्परेट फ्रूट का ओरिजिन है, पीच का भी ओरिजिन चाइना है, एप्रिकोट का ओरिजिन भी चाइना है, लाइक पियर का भी ओरिजिन चाइना है, यूरोप से भी है, चाइना में भी है, ठीक है. सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू द दिस. ओके, तो कहीं ना कहीं पे प्लम वो भी है, जापानीज प्लम कहा जाता है, पर उसका ओरिजिन तो चाइना में ही है, जापान में नहीं है. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. यूरोपियन प्लम तो चलो यूरोप से आए थे. तो ओरिजिन जो है एट द स्पेसिफिक पॉइंट पे याद होना चाहिए. ओरिजिन के बाद आता है आपका क्या आएगा, टेक्सोनॉमी. दैट इज द वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग. ये आपको हमेशा आएगी. जेआरएफ आज से 10 साल पहले हुआ है, जेआरएफ आज से 10 साल बाद होगा, एसआरएफ नेट कुछ भी चीज़ होगा, टेक्सोनॉमी और टेम्परेट फूड का बहुत अच्छा रिलेशन है. बहुत अच्छा मतलब बहुत वाइड रिलेशन है. क्यों रिलेशन है दिखाता हूँ. टेम्परेट फूड में मेलस कितनी स्पीशीज है, बहुत सारी स्पीशीज है. पायरस की
पायरस की तो चलो उतनी स्पीशीज नहीं है, बट जब आप आओगे प्रूनस में लार्ज वेरिएशन है, मतलब कि चेरी हो गया, ठीक है, पीच हो गया, प्लम हो गया, एप्रिकॉट हो गया, प्रूनस डोमेस्टिका, प्रूनस सेलिसियाना, प्रूनस गॉन्डविनी, ठीक है, कौन सी प्रूनस स्पीशीज है। सो दैट इज द थिंग, ये आपको याद रखनी है, वहाँ पे कितनी सारी की सारी प्रूनस स्पीशीज है। तो ये इतनी सारी प्रूनस स्पीशीज है, इतना सारा वाइड वेरिएशन है, तो टेक्सोनॉमी आपको कभी भी भूलना नहीं है, टेम्परेट या ट्रॉपिकल भी हो, कोई भी फ्रूट हो, फ्रूट में टेक्सोनॉमी इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हो गया आपका टेक्सोनॉमी। उसके बाद आपका प्रोपगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर एक का प्रोपगेशन, सीड प्रोपगेशन तो होता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, पर सीड का स्कैरिफिकेशन कैसे करना है, क्या कंडीशंस होती है। अगर प्रोपगेशन की बात होगी तो क्यों होगी? क्योंकि रूट स्टॉक है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टेम्परेट फ्रूट में रूट स्टॉक, टेक्सोनॉमी, ये दो चीज़ें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको बोनस वाले मार्क लाना है तो ये चीज़ें आपको काम आएगी, क्योंकि बेसिकली देखो यहाँ पे कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या आपको एज सच है, ये टेक्सोनॉमी मतलब ये स्पीशीज है, उसका ये रोल है, ये स्पीशीज का ये रोल है, ये एज सच आपको याद रखनी है। रूट स्टॉक में भी चीज़ वही हो गई। अब रूट स्टॉक में क्या है कि ये जो रूट स्टॉक है कहाँ से डेवलप हुआ है, उसका बेसिकली स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या है। सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू दिस, कि आपको जो है पर्टिकुलरली ये चीज़ें एग्जैक्ट एज सच आपको याद रखनी पड़ेगी। तो टेम्परेट में आपका रूट स्टॉक हो गया, टेक्सोनॉमी हो गया, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो भी कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है, चिलिंग आवर्स हो गए आपके, डॉर्मेंसी हो गई, जितना भी फिर हार्वेस्टिंग लेके था, कौन सी ट्रेनिंग प्रूनिंग हो गया, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आता है लास्ट में स्टोरेज और पोस्ट हार्वेस्ट। क्यों? क्योंकि स्टोरेज हर एक फ्रूट का अलग अलग है। देन अनदर थिंग इज द पोस्ट हार्वेस्ट, फिर आता है आपका डिजीज एंड डिसऑर्डर। ओके, तो जितने भी मेजर क्रॉप, मैं तो कहता हूँ माइनर क्रॉप के भी क्यों छोड़ना, अगर आपको करना ही है तो सब अच्छे से ही करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई एग्जाम क्लियर करनी है तो हम थोड़े थोड़े में क्यों समाए, ठीक है। आप चलना क्यों चाहते हो? जब आप उड़ सकते हो तो सीधा उड़ो, ठीक है, आसमान खुला है, क्योंकि चलने जाओगे तो ज़मीन का ना एक लिमिट आ जाती है, ज़मीन जितनी है उतनी ही है, तो आप उतने में ही चल सकते हो, पर आसमान तो खुला है, तो आसमान का ना कोई लिमिट नहीं है। तो वैसे नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। और हॉर्टिकल्चर की अगर बात करूँ तो फ्रूट साइंस ना एक ओशन है, वो ऐसा ओशन है जो एंडलेस है, या तो एक ऐसा आकाश है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। तो फ्रूट में जितना भी आप डीप में पढ़ सकते हो, जितनी चीज़ें कवर कर सकते हो, उतने अगर आप करोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस चीज़ में टॉप करने से। सो दैट इज द थिंग, दैट्स वाई कहते हैं ना, ईच एंड एवरीथिंग को यू मस्ट हैव टू मास्टर दिस। ओके, जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए, या तो बड़े बड़े म्यूजिशियंस हो गए, तो उनको बड़ी चीज़ पहले नहीं, वो छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ कितनी बार जब किया होगा तब जाके उसमें मास्टरी आती है। सो दैट इज द थिंग, यहाँ पे भी आप हर एक चीज़ों को इतनी बारीकी से पढ़ो कि आप इतने मास्टर बन जाओ कि अपने आप ही जो है वो आपकी एग्जाम जो है वो अपने आप जो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और देखो आज के टाइम पे ना नॉलेज कहीं तक सीमित नहीं है। पहले लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था, पहले बुक्स खोजनी पड़ती थी। अब तो आप सीधा चैट जीपीटी कर सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, इतने सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं पे आप ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने ली होगी तो रिसर्च पेपर से ही ली होगी, ऑब्वियस सी बात है। पीडीएफ बुक्स है, हर एक चीज़ जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, यू कैन डू एनीथिंग। आपके पास टैबलेट है, वाईफाई भी अब तो आता है, ठीक है, डेटा भी आता है बहुत अच्छे से। सीधा जाओ, सर्च करो, ओरिजिन देखना है, देखो एप्पल का ओरिजिन, एक पेपर मत पढ़ो, 5-6 पेपर पढ़ो, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे एनालिटिकल, नाउ द थिंग इज यू मस्ट हैव टू थिंक एनालिटिकल थिंग में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा है, जैसे सेमेस्टर की एग्जाम्स होती है, आपको मटेरियल दे दिया, ये पढ़ा, इतना रटना है, देख लेना है। जेआरएफ एसआरएफ नेट में ऐसा नहीं होता। जेआरएफ एसआरएफ नेट भी छोड़, नाउ यू आर अ स्कॉलर, यू आर एमएससी स्कॉलर, यू आर अ पीएचडी स्कॉलर, सो योर विजन शुड बी लाइक दैट, बेसिकली एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है। आपको एज ए रिसर्चर की तरह सोचना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखा है यही चीज़ है। यू मस्ट हैव टू वाइड अप योर विजन अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे मैंने कहा एप्पल, अब एप्पल से ओरिजिन आपको पता था नहीं, आई डोंट नो, बट जैसे ऐसे कहा ना, एक वाइड विजन होके हमें पूरी की पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो दैट इज द थिंग, ऐसे आपको हर एक चीज़ों को देखना है, चाहे उसका फ्लावरिंग हो। फ्लावरिंग में इतना नहीं है कि एप्पल जो है वो डॉर्मेंट हो गया, डॉर्मेंट हो गया, अच्छा कंडीशन आई, ठीक है, अच्छी कंडीशन आई, और जो है वो फ्लावरिंग या डॉर्मेंसी ब्रेक हो गई और हो गया, दैट इज नॉट अ सिंपल थिंग। उसके साथ रिलेटेड है हॉर्मोन्स, उसके साथ रिलेटेड है उसकी फिजियोलॉजिकल एज, उसके साथ रिलेशन है CN रेशियो का, उसके साथ रिलेशन है टेम्परेचर का, फिर उसके साथ रिलेशन है फोटोपिरोइज्म का। अदर थिंग इज दैट, और सबसे इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी और ब्रीडिंग। वहाँ पे जीन्स भी एक्टिव होंगे, वहाँ पे पीजीआर्स भी एक्टिव होंगे, कौन से एक्टिव होंगे, कौन से डिसएक्टिव होंगे, सेल टू सेल कनेक्शन क्या है, अगर डॉर्मेंसी है तो क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे वर्क करती है। तो फ्रूट साइंस इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल वे, बहुत सारी चीज़ों का जब आप बेसिकली वहाँ पे कम्युनिकेशन, या तो हम ये कहें कि बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ जाके उसका कम्युनिटी इफेक्ट आता है, तब जाके आपका जो फ्रूट साइंस की हर एक कंसेप्ट आता है। फ्लावरिंग के पीछे जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल है, फ्लावरिंग के पीछे फिजियोलॉजी भी रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रूट में जो भी चीज़ होती है, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों का रिस्पॉन्स है, बट साथ साथ एनवायरमेंट,
एनवायरमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें और प्लांट का खुद का जीनोटाइप। सो एवरीथिंग, चाहे वो फ्लावरिंग हो, चाहे वो डोरमेंसी हो, चाहे वो फ्रूट देना हो, चाहे एवरीथिंग रिलेटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, तो हर एक चीज़ें वो रिलेट करती है जीन से और साथ साथ फिजियोलॉजी से और साथ साथ एनवायरमेंट से और जीनोटाइप। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा होती है तब जाके फ्रूट में कोई रिस्पॉन्स आता है। दैट्स वाई कहता हूँ ना कि फ्रूट का जितना सिस्टम बड़ा है उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है, पर उसको समझना आसान है। तो एक बार आप समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, अगर आप नेट या एसआरएफ कर रहे हो तो समझ लो आप पढ़ रहे हो कि एप्पल में फ्लावरिंग कैसे होती है, तो आप ये भी देखो ना कौन से जीन है वो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि प्लांट सिस्टम में अगर कुछ भी हो रहा है तो जीन तो रिस्पॉन्सिबल है ही। तो जीन से आगे जाके हर एक चीज़ों को देखो, ओके, जैसे जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स। सो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ से कोरिलेट करती है। तो इनका कोरिलेशन से जो है वो आपकी एक इफेक्ट आती है। तो जब एप्पल की फ्लावरिंग होगी तो उसमें जीन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। फिर एप्पल की फ्लावरिंग के लिए फिजियोलॉजी क्या है, कौन से वहाँ पे डोरमेंसी का मैकेनिज्म क्या है। डोरमेंसी इतनी सिंपल नहीं है जितना आप समझ हो। अगर मैं डोरमेंसी पढ़ाने बैठूँ, ठीक है, बैठ के नहीं खड़ा होकर पढ़ाऊंगा, तो अगर डोरमेंसी पढ़ाना शुरू करूँ तो पूरा 1 और 2 आवर्स लग जाएंगे सिर्फ डोरमेंसी पे। ठीक है, कि बर्ड्स के अंदर क्या होता है, बर्ड के बाहर क्या होता है, इवन बर्ड और जो सेल है उसके बाहर एक लेयर भी होता है। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल है, व्हाट इज द थिंग, डोरमेंसी को प्रो कौन करा है, डोरमेंसी टूट कैसे रही है। अगर डोरमेंसी है तो सच में आप मानो कि अगर प्लांट ऐसे थोड़ी ना, डोरमेंसी हम ये कहते हैं कि डोरमेंसी में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, बट ऐसा थोड़ी है, कहीं ना कहीं भी एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर कुछ तो चल रहा होगा। सो दैट इज द थिंग, ये भी आपको याद रखना है। चिलिंग रिक्वायरमेंट खत्म पूरी कैसे होती है, चिलिंग खत्म होने के बाद ही उसको कैसे पता चल जाएगा मुझे डोरमेंसी वेकअप होना है। मतलब अंदर कुछ तो सिस्टम चल रही है कि जो उसको ट्रिगर करिए कि हाँ भैया अब डोरमेंसी खत्म हुई है। तो बस हमें आउटर से दिखता है कि प्लांट जो है वो पूरा का पूरा डोरमेंट हो गया है, पर अंदर कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टिल देयर इज गोइंग इन केस ऑफ द प्लांट। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा इसमें याद रखनी है, चाहे आप एसआरएफ दो, चाहे आप जो है वो नेट का एग्जाम दो। ओके, बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जो है वो चुटकी में आपको समझा सकता हूँ और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बट द थिंग इज फ्रूट साइंस में कोई कंसेप्ट समझना है ना, अच्छे से समझ तो सकते हो, बट थोड़ा सा ना उसको डिटेल में समझना पड़ेगा। एक बार आपने डिटेल में समझ लिया फिर आप कभी नहीं भूल पाओगे। दैट्स माई प्रॉमिस एंड आई गिव माई प्रॉमिस। ओके, सो दैट इज द थिंग। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया का सबसे पहला एप्पल ऑर्चर्ड, मतलब कि एप्पल का सबसे पहला बागान या एप्पल का सबसे पहला खेत या एप्पल का सबसे पहला ऑर्चर्ड कैसे हुआ। कैप्टन ली। अब कैप्टन ली थे, वो रिटायर्ड हो गए, वो आर्मी ऑफिसर थे, वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर कहाँ हो गए, फिर कोटगढ़ और शिमला में उन्होंने अच्छा सा घर बनाया। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर लाइफ में यहीं बिताऊंगा। लेकिन फिर उनको लगा कि अब लाइफ तो चलो मैं अकेला अब रिटायर्ड हूँ, बैठे बैठे अब टाइम पास कैसे करूँगा, क्या करूँगा। फिर उनको मन हुआ कि यहाँ पे हिल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना यहाँ पे एप्पल कल्टीवेशन की जाए। तो उनको लगा, फिर उन्होंने जो है वो यूएस या ब्रिटेन और यूएस या यूरोप, बेसिकली ही वाज अ ब्रिटिश, सो उसने थोड़े यूरोप से मंगाए और थोड़े से जो है वो अमेरिका से मंगाए। तो वहाँ से उन्होंने एप्पल को इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली कौन से थे उस टाइम पे, न्यूटन, रसेट एप्पल्स थे, ब्रेनहेम ऑरेंज और कॉक्स ऑरेंज पिपिन, तो इतने सारे एप्पल्स थे और भी बहुत सारे थे। तो उसने फिर क्या, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो है पूरा का पूरा आपका जो शिमला में कोटगढ़ है, तो वहाँ पे पूरा का पूरा एप्पल ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश किया। उसके बाद वो जो है वो अपने उसका ट्रेड भी करते थे। ठीक है, फिर शिमला में एप्पल कल्टीवेट करके दिल्ली, दिल्ली से लेके पंजाब, मतलब आसपास के जितने भी स्टेट थे नियर बाई टू हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे भी उसका जो है वो ट्रेड करते थे। सो फर्स्ट एप्पल ऑर्चर्ड, हाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली कि सबसे पहला एप्पल ऑर्चर्ड इंडिया में किसने शुरू किया। सब लोग लिखते हैं एसन स्टोक, पर एसन स्टोक्स नहीं है, वहाँ पे है आपके कैप्टन ली। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट एप्पल ऑर्चर्ड ऑफ इंडिया इन बैंड्रोल विलेज इन कुल्लू। द ऑर्चर्ड वॉज प्लांटेड 1870। ओके, तो बेसिकली कुल्लू में उन्होंने बनाया, फिर शिमला में भी ले गए, फिर कोटगढ़ में आगे जाके बहुत सारा फिर उसको वाइड स्प्रेड भी किया। बट बेसिकली कुल्लू का जो बैंडोल करके जो विलेज है, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने एप्पल ऑर्चर्ड जो है एस्टेब्लिश किया था। उसका स्टिल वहाँ पे आप देखोगे तो रिपोर्ट्स भी कई सारे हैं, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी गई है, उसके सारे कई रिपोर्ट्स भी है कि कैसे कैप्टन ली ने अलग अलग वैराइटीज लाई थी, कैसे उसका कल्टिवेशन किया था, कैसे वो ट्रेड करते थे। राइट, सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू द एप्पल। उसके बाद अगर हम जाए सो द मैन द मिथ। ओके, सो ये है आपके सत्यानंद स्टोक्स। अब सब सोचते हैं कि एस एन स्टोक्स कहा जाता है, बट एस एन स्टोक्स सच में क्या है, क्या वो सत्यानंद स्टोक्स है या सैमुअल निकोलस स्टोक्स, एस एन स्टोक्स। तो स्टिल देयर इज अ कंट्रोवर्सी, बट कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। बेसिकली अर्लियर हिज नेम वाज द एस एन स्टोक्स, तो एस एन स्टोक्स सैमुअल निकोलस स्टोक्स। तो जो सैमुअल निकोलस स्टोक्स थे, बेसिकली ही वाज अ ब्रिटिश, फिर जो इंडिया में रहने लगे, हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के, कहाँ बेसिकली आई डोंट नो द पर्टिकुलर कौन से विलेज में रहते थे, पर वो वहाँ रहने लगे। फिर उनको इंडिया की सादगी या इंडिया का कल्चर बहुत पसंद आ गया। सैमुअल निकोलस स्टोक थे, फिलाडेल्फिया से आए थे। हालांकि उनकी जो घर पे, जो वहाँ पे बेसिकली जो
घर पे उनकी फैक्ट्रीज थी, ये सब छोड़ छाड़ के आए थे इंडिया में कुछ टाइम के लिए। ब्रिटिश टाइम पे ही थे वो, यहाँ रहते भी थे, यहाँ ड्यूटी भी करते थे। फिर उनको लगा कि इंडिया बहुत अच्छा है, फिर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इंडियन कल्चर को अपना लिया, ठीक है। फिर वो गांव-गांव जाके लोगों की सेवा करते थे, लाइक समाज सेवा करते थे, उसके बाद जो है बच्चों का इलाज भी करते थे और उनको शिक्षा भी देते थे। तो बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज़ करते थे रिलेटेड टू द, बेसिकली वी कैन से ही वाज अ अमेरिकन पर्सन एंड अमेरिकन इन गांधीज इंडिया, ठीक है। तो आशा शर्मा की एक बुक है सत्यानंद स्टोक पे लिखी हुई, दैट इज़ द थिंग। अमेरिका में अगर हम बात करें फिलाडेल्फिया, तो फिलाडेल्फिया यूएस में, तो फिलाडेल्फिया में उनके पिताजी की एक अच्छी सी फैक्ट्री भी थी। हालांकि वो 20 या उसके कम साल की उम्र में ही, 20 से कम साल की उम्र में ही वो जो आ गए थे। आने के बाद बेसिकली उन्होंने शिमला में एक लड़की से शादी कर ली जो इंडिया की ही थी, ठीक है। उसके बाद उनका परिवार भी सुखी था, जैसे मैंने कहा ना, वो बच्चों को शिक्षा देते थे, समाज सेवा के सारे काम करते थे। तो जो सत्यानंद स्टोक थे, तो बेसिकली सत्यानंद स्टोक्स ने क्या किया कि बहुत सारी जो वैरायटीज है, जिसको एप्पल की वैरायटीज हो गई यूएस में, तो यूएस से उन्होंने यहाँ पे जो है मंगवाई थी। बेसिकली डिलीशियस ग्रुप भी उन्हीं की देन है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। तो जितनी भी यूएस की पॉपुलर वैरायटीज़ थी उन्होंने वहाँ से मंगवाई थी और यहाँ पे कल्टीवेशन होना शुरू हुआ था। तो दैट्स वाई आज हम जो जितनी भी वैरायटीज़ हिमाचल में बहुत प्रोमिनेंट है, एग्जिस्ट करती है या कल्टीवेशन होता है, उनका जो क्रेडिट है वो जाता है एसन स्टोक्स को और दूसरा क्रेडिट जाता है कैप्टन ली को। तो ये दोनों थे, कैप्टन ली वॉज द पायनियर और सत्यानंद स्टोक ने बहुत सारी फेमस वैरायटी तो वहाँ पे बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था। आज भी वाईएसपी यूनिवर्सिटी है जो नौनी में, तो वहाँ पे भी एसन स्टोक्स लाइब्रेरी है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। तो सत्यानंद स्टोक, ही वॉज ए गुड मैन and he introduced many apple varieties for in case of India. Okay. फिर जैसे हमने एप्पल की बात कर ली है कि तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन अगर हम बात करें एशिया माइनर, कॉकेशिया, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो बहुत सारा है बेसिकली। कजाकिस्तान को आप प्राइमरी रखो क्योंकि वहाँ से जो साइबर सी है, हेवनली टियानशन माउंटेन रेंजेस है, वो चाइना कजाकिस्तान से जहाँ क्लब होता है तो वहाँ पे माउंटेन रेंजेस भी है, टियानशन माउंटेन्स है, कजाकिस्तान हो गया। सो बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ से रिलेटेड जो है वो आपका एप्पल का ओरिजिन हुआ है। ओके, हिमालय, इंडिया, पाकिस्तान, वेस्टर्न चाइना, कॉकेशिया, सेंट्रल एशिया, बहुत सारी स्पीशीज है। तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन एशिया माइनर कह सकते हो। अगर उसमें भी जाना है, वही लोगों ने कहा था कि वाइल्ड एप्पल ऑफ तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो इतने जितने भी है कि वहाँ से वो ये जितने भी कंट्रीज है ना, एक दूसरे के आसपास में ही है। तो जितनी भी वाइल्ड स्पीशीज थी वो एक दूसरे के आसपास ही पाई जाती थी। ओके, अकॉर्डिंग टू यानिक सेंट्रल इंडिया इज द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी, सेंट्रल एशिया इज द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी फॉर द कल्टिवेशन वाइल्ड एप्पल जो है। बट मोस्ट ऑफ द जितने भी वैरायटीज है वो बेसिकली नेटिव टू सेंट्रल एशिया। इसीलिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी एप्पल के ओरिजिन की बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा मालस साइवर्सी और आपको किर्गिस्तान एज वेल एज द कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान और मालस साइवर्सी, इन दोनों को आपको कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है, क्लियर। सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू द कल्टीवेशन, रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द एप्पल। अगर सो दैट इज थिंग, दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि जब फ्रूट साइंस पढ़ते हो ना, बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें वेरिएशन बहुत है, ठीक है। वेरिएशन रिलेटेड टू द मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट, जेनेटिकल वेरिएशन भी है, तो हर एक चीज़ों में उसको वेरिएशन मिलेगा। तो जितना अच्छा वेरिएशन होगा उतना ही क्रॉप में लार्ज डाइवर्सिटी होगी, जितनी लार्ज डाइवर्सिटी होगी उतना ही अच्छा आपका जर्मप्लाज्म होगा। तो देखो, जैसे आपने मैं कहा मालस साइवर्सी, कितने छोटे छोटे फ्रूट्स है, ये रोम ब्यूटी है, फ्लोरीबंडा देख लो, ओके, मालस हुस्का, एवरेस्ट फ्लोरी, जितने छोटे से, देन स्नैपड्रैगन एक वैरायटी भी है, मालस साइवर्सी है, ओके, नॉर्दर्न स्पाई है। तो इतनी सारी, बेसिकली इतनी सारी जो वाइल्ड वेरिएशन है, तो कहीं ना कहीं पे कल्टिवेटेड एप्पल और आपका जो वाइल्ड एप्पल है उसमें बहुत सारा वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो हियर यू कैन सी, इतना छोटा सा एप्पल है, ओके, जैसे आपका मार्बल होता है, ठीक है, इतने छोटे एप्पल से इतना बड़ा है, तो इतनी सारी वाइड डाइवर्सिटी है फॉर द एप्पल। ओके, सो दैट्स मेक द बेसिकली, तो जो उसको ना बेसिकली एक डाइवर्सली रिच बनाता है एप्पल को। सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू द डाइवर्सिटी ऑफ एप्पल। हियर यू कैन सी फॉर द, तो ऐसे बेसिकली एक टिपिकल जो एप्पल का प्लांट होता है वो इस टाइप का होता है, उसके लीफ ऐसे होते हैं, ओके, राइट, और यहाँ पे जो है इसके फ्लावर्स होते हैं। एप्पल का प्लांट जब छोटा होता है तो उसमें ना बेसिकली जो सीडलिंग होते हैं उसमें कांटे होते हैं। दूसरी बात, उसमें ना कभी कभी कुछ कुछ में एंथोसाइन भी होता है, रेड कलर का शूट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। टेक्सोनोमी की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा, दैट इज द पर्टिकुलरली वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, स्पीशीज में आपको हमेशा, चाहे आप नेट दो, जीआरएफ दो, ऐसा रख दो, हमेशा और हमेशा एप्पल की टेक्सोनॉमी या टेम्परेट फ्रूट की या जितने भी फ्रूट है उसमें टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा। जैसे मैंने कहा कि अर्लियर इट वाज क्लासिफाइड एज द पायरस मालस, फिर पायरस से उसको मालस कम्युनिस कहा गया, ओके, सिलेवनिस में मालस पोमिला, फिर मालस डोमेस्टिका किन्होंने किया था, दैट वाज द पर्सन कॉल्ड एज द बोरखाउसेन। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोरखाउसेन ने फिर से उसको रिक्लासिफाई किया और रिक्लासिफाई करके कहा कि दैट इज द मालस क्रॉस डोमेस्टिका।
मालस फ्लोरिबंदा फ्लावरिंग क्रैब। तो क्रैब एप्पल से ये आपको याद रखना है, पर क्रैब एप्पल कोई सिंगल क्रैब एप्पल नहीं है, फ्लावरिंग क्रैब है, साइबेरियन क्रैब है, ओके। देन बेसिकली नैरो लिव्ड क्रैब भी है और अमेरिकन क्रैब भी है, बहुत सारे टाइप के क्रैब एप्पल्स होते हैं। तो जो आपका फ्लोरिबंदा है दैट इज नेटिव टू जापान, ओके, एंड दैट इज अ थॉर्न। बेसिकली फ्लावरिंग क्रैब है तो ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज होता है। मेलस बकाटा इज अ साइबेरियन क्रैब। कहीं ना कहीं पे इंडिया में भी इसके बहुत सारी स्ट्रेन्स जो है वो पाई जाती थी अर्लियर टाइम्स में भी, ओके। तो मालस बकाटा अगर हम नाम याद आते तो हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द पूसा सेब मूलवृंत, ओके। मूलवृंत, मूलवृंत मतलब बुडस्टॉक। तो पूसा सेब मूलवृंत है बेसिकली PSM1। सो दैट इज द मालस बकाटा शिलोंग, ओके। तो मालस बकाटा पर शिलोंग, मालस बकाटा शिलोंग का जो है वो सिलेक्शन है, ओके। पूसा सेब मूलवृंत 1, ओके, फ्रॉम द IRI रीजनल स्टेशन शिमला, वहाँ से वो रिलीज हुआ है। हाँ, ये IRI दिल्ली से नहीं है, IRI रीजनल स्टेशन शिमला से रिलीज हुआ है, क्योंकि दिल्ली में एप्पल का उतना कोई भी कल्टिवेशन नहीं है, ओके। सो दैट इज द थिंग। फिर आता है आपका एंगुस्टिफोलिया, दैट इज द एंगुस्टिफोलिया दैट इज कॉल्ड एज द नैरो लिव्ड क्रैब एप्पल, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, एंगुस्टिफोलिया दैट इज नैरो लिव्ड क्रैब एप्पल। फिर आता है आपका कोरोनेरिया, अमेरिकन क्रैब एप्पल, आयोएंसिस है, सोलारी, तो बहुत सारी स्पीशीज है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज है। अगर पूरा टेक्सोनॉमी अगर हम पढ़े तो पूरा 1 आवर सिर्फ टेक्सोनॉमी पढ़ने में ही लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। हियर यू कैन सी, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर आपको काम लगेगा। तो देखो, तो क्या ये चीज़ थोड़ी ना है कि एप्पल हमें पता है कि 2n2x इक्वल्स टू 34, मतलब कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर 17 है और जो है वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 34 है। पर क्या ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सारी की सारी स्पीशीज डिप्लॉयड होगी, ओके। तो बहुत सारी स्पीशीज है, पर ये बस थोड़ा सा रेफरेंस करके बता रहा हूँ, ठीक है। हैंकॉक की एक बुक है, उसमें से बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, वे एंड हिज कोवर्कर्स 1991 ही हैज क्लासिफाइड दिस, कि बेसिकली मैलस बकारा जो कल्टिवेटेड एप्पल है उसमें बहुत सारी ट्रिप्लॉयड स्पीशीज भी है, ओके। कल्टिवेटेड एप्पल डोमेस्टिका में ट्रिप्लॉयड भी है, टेट्राप्लॉयड भी है। इसका तो उसका कल्टीवेशन नहीं होता, पर ट्रिप्लॉयड एप्पल और डिप्लॉयड का यूज होता है। मैलस बकारा की कई सारी स्ट्रेन है जहाँ पे टेट्राप्लॉयड भी पाई जाती है, ओके। अनदर थिंग इज दैट जैसे मालस हुपेंसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है फिर बताता हूँ। सी हियर दैट इज अ ट्रिप्लॉयड इन नेचर, ओके। फिर एक और आ गई स्पेक्टाबिलिस, यहाँ पे भी आपको सिक्कीवेंसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसी है, ट्रिप्लॉयड है, यहाँ पे टेट्राप्लॉयड भी पाई जाती है। बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज भी है जहाँ पे आपको और बड़ी लेवल देखने को भी मिलेगा। और बेसिकली क्या है कि जो टेक्सोनॉमी है उसमें देखने को मिलता है। हमें भी जब नेट की क्लास होती है जो हमारी, वहाँ पर डिस्कशन करेंगे जब हमारा टेक्सोनॉमी का यूनिट शुरू होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है वो IRI वाला ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप सब्सक्रिप्शन लीजिए नेट फ्रूट साइंस के लिए, आप सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है पूरी की पूरी यूनिट वाइज आपको क्लासेस मिलेगी, ठीक है। तो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू द दिस। फिर अगर हम बात करें, देखो कजाकिस्तान में उस टाइम में भी जो एप्पल डाइवर्सिटी थी उसका एक फोटो लिया गया है कि हाउ रिच एंड डाइवर्स रिलेटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ द एप्पल। वहाँ पे जितनी वैराइटीज थी उतने कितना डाइवर्स था, कितने छोटे बड़े साइज शेप फ्लेवर हर एक चीज़ से रिलेशन ये था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है, अगर आपको टेक्सोनॉमी पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे फैमिली तो पता है कि रोजेसी फैमिली है, पर सब फैमिली भी है। सब फैमिली मैलोइडी या पोमोइडी, ठीक है। जैसे उसमें अलग अलग सब फैमिली होता है, मेलोइडी, रोजोइडी, स्पिरोइडी और एमिग्डोली और प्रूनोइडी। तो प्रूनोइडी और पोमोइडी तो पता है, लेकिन उसके अलावा रोजोइडी भी है और स्पिरोइडी भी है, ओके। पोमोइडी के अंदर फिर से जीनस मैरस भी आता है, ठीक है, पायरस भी आता है, सॉर्बस भी आता है, और 20 जीनस, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पोमेडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका माइनस और पायरस ही आता है, बहुत सारी स्पीशीज है, बहुत सारी जीनस है, इवन मोर देन 20+ जीनस है, ओके। फिर अगर हम मैलस में भी बात करें तो मैलस में फिर आएंगे सेक्शंस आएंगे, ठीक है। सेक्शंस आते हैं, सब सेक्शंस आते हैं। तो टेक्सोनॉमिकल एक पूरा हायरार्की में चलता है, जैसे मैलस हो गया, सर्वोमालस हो गया, ठीक है, देन डोसिनोएप्सिस हो गया और इरियोलोबस हो गया। सो दैट वाज द थिंग, इतने सारे सेक्शंस है इसके अंदर, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैलस ही है, ठीक है। जीनस मैलस के अंदर भी 4 सेक्शन है। नाउ द थिंग इज कि मैलस के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सीरीज होती है। कैसे, उसमें डायरेक्ट हो गया सेक्शंस मैलस में, सीरीज मैलस, फिर बकाटी, ठीक है। सोर्बोमालस के अंदर जो है साइबोल्डिनी, ठीक है, फ्लोरेंटिनी, देन उसके बाद आता है काजुनेंसिस, फिर यूनानेंसिस। तो इसके बाद भी अलग अलग डिफरेंट सीरीज आती है। सो दैट इज द होल टेक्सोनॉमिकल ग्राफ, दैट इज नॉट द होल, ठीक है। ये पूरा भी नहीं है, बस एक आपको आइडिया आ जाए कि भाई जो रोजेसी उसमें पोमोइडी, पोमोइडी में फिर मैलस, सेक्शन मैलस, मैलस के अंदर ये आता है। लेकिन मैलस, पाइलस, सॉर्बस, बहुत सारी जीनस भी आती है। देन सेक्शन मैलस, सोर्बोमालस, ओके, डोसिनियोमसिस एंड इरियोलोबस। सो दैट इज द थिंग। उसके बाद कितनी आती है, तो टेक्सोनॉमी ना एकदम इस चीज से जो है आपको क्लियर हो जाएगी, क्लियर। सो दैट इज द थिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर हम आगे और बढ़े, सो दैट इज द थिंग। नाउ जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ द एप्पल, तो जीनोम सीक्वेंसिंग अगर हम बात करें तो 2007 में शुरू हुआ था और 2010 में खत्म हुआ, ठीक है। कौन सी कल्टीवर थी, गोल्डन डिलीशियस नाम की कल्टीवर थी जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया था। जीनोम साइज ऑफ एप्पल इज
कितना है ये आप सभी को पता ही होगा। ओके 742.3 मेगा, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं उसको, दैट इज नियर अबाउट ओके 742.3 मेगा बेस पेयर्स या मेगा बेसिस कह सकते हो। उसमें बहुत सारे जीन्स है, एनकोडिंग थे नियरली अबाउट 57,000 और 386 जीन, जिसमें स्पेसिफिक ऑफ द एप्पल 1140 444 इतने जीन्स थे। तो ये चीज़ हो गई रेटेड द जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ एप्पल। नाउ द थिंग इज कि द फ्लोरल देखोगे, बायोलॉजी या फ्लोरल कलर देखोगे तो हियर यू कैन सी सिल्वेस्ट्रिस का फ्लावर्स कैसे है, ऑर्थोकार्पा, हर एक स्पीशीज है दैट डिफर फॉर द फ्लावर्स। ओके चलो फिर अगर हम ये लेक्चर खत्म करते हैं, आपको थोड़ा सा खत्म करते वक्त और स्पीशीज भी दिखा देते हैं, तो आपको पता भी चले कि अगर हम इतनी बातें कर रहे हैं कि इतनी स्पीशीज है इतनी स्पीशीज है, तो वो स्पीशीज दिखती कैसी है। तो ये जो हो गया आपका मैलस आयोवेंसिस हो गया, ठीक है, दे कोरोनेरिया है, ये आपका एंग्यूस्टिफोलिया है, इसको कहा जाता है नैरो लिव्ड क्रैब एप्पल भी कहा जाता है, ठीक है। फिर ये हो गया आपका साइकोनोस्की हो गया, ओके देन दोज आर द डिफरेंट स्पीशीज, ओके xanthो एस्ट्रोसेंग्विना हो गया, ये आपका माइक्रोमेलस हो गया, देन दोज आर द डिफरेंट हाइब्रिड स्पीशीज है, ये तो डोमेस्टिका हो गया, ये पुरपुरिया हो गया, सोलार्डी हो गया, ओके देन सब ओवलाटा हो गया। तो दोज आर द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द एप्पल। बट द थिंग आप ये समझो कि ये जो है वो इसका देखो क्लस्टर बियरिंग में है, ठीक है, किसी किसी का फ्रूट साइज छोटा है, किसी का फ्रूट साइज बड़ा है, कोई क्लस्टर बियर कर रहा है। द फॉर इवन फॉर द कलर ऑफ द फ्रूट माइक्रोमालस का थोड़ा सा पर्पलिश कलर है। सो इतनी सारी की सारी जो है, किसी का ग्रीनिश कलर भी है। तो देयर इज अ लार्ज वेरिएशन इन केस ऑफ द स्पीशीज। आप देख सकते हो कि इसका जो फ्रूटिंग बिहेवियर कैसा है, हर एक स्पीशीज का अपना अपना बिहेवियर अलग अलग है, हर एक स्पीशीज जो है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है और दिखती कैसी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी एप्पल की बात करेंगे तो आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे साइवर्सी हो गया, ओरिएंटलिस हो गया, सिल्वेस्ट्रिस हो गया, ओके सी हियर अगर आप जूम करके देखोगे तो हियर दोज आर द डिफरेंट स्पीशीज, ओके हियर यू कैन सी, देखो ये कितने, ये हुपेंसिस है, तो हुपेंसिस इतने छोटे छोटे फ्लावर्स है, ऐसे लॉन्ग पेडंकल्स है और क्लस्टर बियरिंग में है, ओके सेम यहाँ पे भी देखो सिक्कीमेंसिस। तो यहाँ पे ना आपको लगा सिल्वरी व्हाइट कुछ किसी ने लेयरिंग की है, ठीक है, कुछ लेयर लगाया सिल्वरी व्हाइट कलर का, तो दैट इज द सिक्कीमेंसिस, ओके साइबोल्डी हो गया। नो डाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी स्टिल बहुत सारे एप्पल की वाइड डाइवर्सिटी है, वहाँ पे वाइल्ड जम प्लाज्म भी है एप्पल का इन केस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके ट्रांसिटोरिया हो गया, काजुएंसिस हो गया। सो दैट आर द, दैट इज वी कैन से ना वेरी वेरी मस्ट वेरी ब्यूटीफुल फॉर द स्पीशीज रिच डाइवर्सिटी। देखो हियर आर कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितने सारे कलर्स है, कितने सारे शेप एंड साइज है। तो दैट्स व्हाई इट मेक्स द एप्पल वन ऑफ द वेरी डेलिकेट, वेरी ब्यूटीफुल और वेरी प्रीमियर फ्रूट क्रॉप, जहाँ पे इसके पास इतनी सारी डाइवर्सिटी है, राइट। सेम इन केस ऑफ सिट्रस। जब आप सिट्रस की बात करोगे तो सिट्रस में भी कितनी सारी वाइड डाइवर्सिटी है, तो एप्पल में भी सेम बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो सेम ये एप्पल जो है वो ब्लैकिश कलर के होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे फ्रूट वाले, यहाँ पे भी है, ये वाले भी है, ठीक है। अब देखो इसमें से एक लॉन्ग पेडंकल है और उसके आसपास जो है वो 7-8 आते हैं, कौन से है वो, प्रैटी है, मैलस प्रैटी। तो मैलस प्रैटी का फ्रूटिंग बिहेवियर देखो, लाइक यूनाइंसिस का फ्रूटिंग बिहेवियर देखो, इसका फ्रूटिंग, तो हर एक का फ्रूटिंग बिहेवियर कितना डिफरेंट है। सो दैट मेक्स द एप्पल वेरी स्पीशीज रिलेटेड रिच एंड डाइवर्स, ओके सी हियर ये हो गया आपका मैरस बकाटा, दैट इज द फ्लोरीबंडा जिसको फ्लावरिंग क्रैब कहा जाता है, ओके ये हो गया आपका सिल्वेस्ट्रिस, दैट इज द एंग्यूस्टिफोलिया नैरो लिव्ड क्रैब एप्पल, ये है आपका एंग्यूस्टिफोलिया। सी हियर यू कैन सी द नैरो लिव्ड, दैट इज द कोरोनेरिया, ओके दैट इज द माइलस साइवर्सी, जिन्होंने क्या किया था, प्लेड अ सेमिनल रोल फॉर द एप्पल, कल्टिवेटेड एप्पल बोले, ओके। देन मैलस सिक्कीमेंसिस, ये है आपका सिक्कीमेंसिस, देन दैट इज द मैलस रोबस्टा, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। तो इतनी सारी स्पीशीज़ की हमने बात कर ली, इतने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी है कि जो एपोमिक्टिक है, मतलब कि वो एपोमिक्टिक सीड प्रोड्यूस करेगी, मतलब उसका जो सीड होगा वो ट्रू टू टाइप अपने मदर टाइप ही होगा, ठीक है, चाहे वो सीड, क्योंकि उसमें क्या होता है, एपोमिक्सिस होता है। एपोमिक्सिस मतलब एपो मतलब अवे और मिक्सिंग, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, जो फीमेल है ऐसा चीज़ अपने सीड्स बनाती है, ठीक है। तो हो गई मैलस रॉकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा JRF SRF नेट में पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। मैलस रॉकी, मैलस हुपेंसिस, सिक्कीमेंसिस, सर्पेंटेलिस, साइबोली एंड टोरिंगर्स, तो ये जितनी भी स्पीशीज है दोज प्रोड्यूस द एपोमेक्टिक सीडिंग, मतलब कि कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो एपोमेक्टिक सीड को प्रोड्यूस करती है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्पल की जितनी भी स्पीशीज है वो कैसी है, क्रॉस पोलिनेटेड है, बट सिर्फ इकलौती या एक स्पीशीज है जो सेल्फ पोलिनेशन करती है, वो कौन सी है, मैलस साइकोनस की। तो ये जो है आपकी सेल्फ पोलिनेटेड स्पीशीज ऑफ द एप्पल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। थोड़ा सा जैसे हमने कहा कि बर्ड स्केल्स होते हैं, उसके बाद फिर डॉर्मेंसी में क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, दैट इज द फ्लोरल स्ट्रक्चर ऑफ द
बेसिकली एप्पल, ठीक है, जैसे हमको पता है कि वो फॉल्स फ्रूट है, ये बोटनिकली बात है तो आपको सभी को पता ही होगी कि फॉल्स फ्रूट है, थैलेमोसाइडिबल पार्ट है, ये सब चीज़ें। सो दैट वाज रिगार्डिंग द एप्पल। तो यहाँ पे जो है आपका एप्पल का जो क्लास है वो यहाँ पे एंड करते हैं हम, ठीक है। सो रिलेटेड टू द दिस आई होप कि आप सभी को चीज़ें पता चल गई होगी, ओरिजिन से रिलेटेड, टेक्सोनॉमी से रिलेटेड, ओके, कैसे कैसे जो है वो नेट में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको टैकल करना चाहिए, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। अगर आप ऐसे ही और लेक्चर्स जानना चाहते हैं तो हमारे IRI वाला वेब पे आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपको जो नेट फ्रूट साइंस है, नेट फ्रूट साइंस की बैच चल रही है, 2 यूनिट हो भी चुके हैं, आगे के यूनिट बहुत अच्छे से कवर भी हो जाएंगे। क्लास जो है वो ऐसे ही चलेगी एकदम डीप एंड डिटेल्स में, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि जो ट्रू नॉलेज कहाँ पे होता है, रूट्स में होता है। तो वी विल टॉक फ्रॉम द रूट्स, बट सिर्फ रूट्स से लेके हम शूट तक भी जाएंगे। टॉप मोस्ट रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट देना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज़ द थिंग कि जो भी आपका मेरा मानना यह है कि सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ना क्यों है, सब्जेक्ट और आप उससे रूबरू हो जाओ, तब आपको जो है वो सब्जेक्ट एकदम अच्छे से पता चलेगा। तो सब्जेक्ट आपके दिमाग में इतना क्लियर होना चाहिए कि मान लो वो एप्पल है तो आपके सामने आपको एप्पल दिख रहा है। सो दैट इज़ द थिंग, इतना सारा जो है वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जब तक सब्जेक्ट से रूबरू नहीं होगे तब तक वो चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। तो सब्जेक्ट को पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है समझना, ठीक है। तो आई होप कि जो ये क्लास था आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसे ही और जानना है तो आइए IRI वाला पे, और फ्रूट साइंस की क्लासेस लीजिए, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, JRF SRF के लिए भी, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट एंड थैंक यू ऑल।